डॉक्टर सरफराज अहमद वानी है उनका नाम, जो हमारे वर्दी रिटायर्ड डायरेक्टर रिसर्च था पहले स्क्वास्की का। तो इनकी अगर पश्मीना के ऊपर अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो काउंटलेस है। मतलब जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है तो तब से इनका पश्मीना प्रोडक्शन और इसका ये जो इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो समझ लीजिए कि उनकी सारी सर्विस जो है मैक्सिमम पश्मीना पे दिया है। तो अभी पूरे इंडिया में भी इनका नाम है। पश्मीना जहाँ होता है तो इसमें अगर हम देखेंगे एक्सपर्टीज़ तो डॉक्टर सरफराज अहमद वानी की नाम हमेशा होता है। तो हमें भी मौका मिला है इनके अंदर काम करने की। सर मैं आपको यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। इनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है पश्मीना के ऊपर। ले में जितने भी पश्मीना का प्रोजेक्ट्स अभी तक चला है जो जिसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो वो इन्हीं के मतलब लीडरशिप में आया है। और उनका जो पश्मीना के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा रहेगा। और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें हमारे इस क्लास के बीच में आज डॉक्टर सरफराज अहमद वानी जैसे शख्सियत यहाँ पे मौजूद है और हमें ये मौका मिला है कि हम उनके एक्सपीरियंस यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस यहाँ पे सुने और उनसे सीखने की कोशिश करें। और मैं अब सबको ये भी मतलब कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पश्मीना रिलेटेड में तो ही इज़ द मैन। मतलब आप मतलब बढ़ चढ़ के अपना सारा डाउट जो भी आपको पश्मीना रिलेटेड एक्सपीरियंस या प्रोडक्शंस में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर से आप ये लेक्चर के बाद अब जो है आप मतलब क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सर मैं वंस अगेन इस ट्रेनिंग के लिए और केवी के लिए की तरफ से आपको यहाँ पे हार्टिएस्ट वेलकम देता हूँ अपने स्टाफ और साइंटिफिक स्टाफ और जो टेक्निकल स्टाफ की तरफ से। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरफ से भी मैं आपको हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। सर तो मैं आपको बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और इतना दूर से हमारे ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए। थैंक यू सर। ये बंद कर लेते हैं, सबसे दुश्मन के लिए है ना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टुडे टू ऑल ऑफ यू। इसको जरा ये मेरा फोल्डर खोल लीजिए। देखिए पश्मीना मेरे को जो आप हिंदी समझते हैं इंग्लिश में बोलूं किस पहले आप मुझे बता दीजिए कौन सी लैंग्वेज में बोलूं। हिंदी बेस्ट है। मैं दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं। मुझे पश्मीना स्पिनिंग के लिए कहा गया है। जब भी हम कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि पश्मीना को स्पिन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथडोलॉजीज हैं, क्यों कोई मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। एज सच अगर देखा जाए पश्मीना इटसेल्फ एक अलग किस्म की फाइबर है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स स्पिनिंग्स मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दूं कि ये टेक्सटाइल फाइबर्स होते क्या है, हम किन चीज़ों से फाइबर बनाते हैं, मतलब जो धागे और कपड़े जो हैं जिसे क्लॉथिंग कहते हैं ये कैसे आता है और क्यों हमने पश्मीना उनसे डिफरेंट। जब हमें ये पता मालूम होगा कि हमारा पश्मीना उनसे क्यों डिफरेंट है तभी हम ये बता सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसमें, कौन सी प्रोसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्यों हम ये प्रोसेस करेंगे, क्यों वो प्रोसेस नहीं करेंगे। देखिए जाए जब आदमी की ज़रूरतें बढ़ी, जब एंशिएंट टाइम में जब लोग थोड़ा सिविलाइज होने लगे तो पहली चीज़ खाना तो था, फिर साथ ही उनको शेल्टर जगह चाहिए, साथ साथ जो नेक्स्ट यूं ही सिविलाइजेशन आई नेक्स्ट चीज़ जो उसने अपने आप को लगाने लगा
शेल्फ क्लॉथिंग। अगर देखा जाए कि पहले ज़माने में क्लॉथिंग क्या थे, पहले एंशिएंट टाइम्स में एनिमल स्किन्स वर यूज्ड एज ए क्लॉथिंग्स, जो जानवरों के जो खाल थे एज सच्ची लगाए गए। फिर ऐसा ऐसा लोगों ने समझे कि हम इतना क्यों एक जानवर को मार के करें कि उसके ऊपर भी कुछ है, अगर हम उसको यूज करें। तो फिर एनिमल फाइबर्स आ गए वहां से। पहला जो क्लॉथिंग आया है वो एनिमल फाइबर से आया है, न कि कॉटन और अदर से आया है। ये बिल्कुल क्लियर है। जो पहले हमने कपड़े पहने, चाहे गर्म इलाके में रहते हो सर्द इलाके में, पहला चीज जिससे कपड़े बने हैं वो बने हैं एनिमल फाइबर्स। उसमें कौन कौन से एनिमल फाइबर वो हम डिस्कस करें। सो जब हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखेंगे, इसके 3 सोर्सेज है आजकल के ज़माने में। एक तो नेचुरल सोर्सेज है और दूसरा सिंथेटिक सोर्स है। इस नेचुरल में भी 2 चीज़ें हैं, या तो प्लांट सोर्सेज है, जैसे कॉटन है, जूट है, कॉयर है, और फिर मिनरल है, और एनिमल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज में भी एस्बेस्टस, ग्लास वूल्स, ये सब आ जाते हैं। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट इज एनिमल फाइबर, जिससे आपके अलग अलग किस्म के जानवरों से निकाला जाए है। नेक्स्ट, अब इन एनिमल फाइबर्स को देखा जाए, आप देखिए ये हमने दुनिया, जब हम इस एनिमल फाइबर्स को देखते गए, इसको हमने 2 हिस्सों में डिसाइड किया। जो मेजर चंक है वो है शीप, और बाकी किस्म के जो फाइबर्स हैं उनको हम स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स कहते हैं। स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स क्या हो गए? ये वो किस्म के फाइबर्स हैं, ये उन जानवरों से निकलती हैं जिनमें कुछ खासियत है। दे आर नॉट नॉर्मल नहीं है, इनमें कुछ स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी में उनमें कुछ खासियत है, जिससे लोग, जैसे हम यॉक देखें, यॉक में अलग किस्म की खासियत है, पश्मीना में अलग किस्म की खासियत है, अंगोरा देखे उसकी चमक है, रैबिट देखे उसकी स्लिपरीनेस है। ये अलग अलग किस्म के फाइबर्स है। इस वजह से भी इन सब को मिला के एक ग्रुप दिया गया है, जिसे हम स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स। अब इसका पहला पोर्शन है वूल, जो शीप से निकलता है। दूसरा है स्पेशलिटी, जिसे कैमल से निकलता है। कैमल में 2 किस्म के फाइबर्स आप देखेंगे, मोटे फाइबर और छोटे। हम तो जो छोटे फाइबर जो बहुत ही वर्सटाइल होते हैं, उसमें डाई अलग होता है, उसकी क्वालिटीज अलग है, और लोगों की उसमें कपड़े पहनने के अलग अलग बनते हैं। यॉक से भी निकलता है आपके, पश्मीना है, अंगोरा है, शाहतोज भी है। शाहतोज आपके यहाँ से बनता था, अब बैन है, लेकिन अभी कुछ ट्रेंड है, और मुझे उम्मीद है विद इन पीरियड ऑफ आइबेक्स से निकलता है। ये आपके यहाँ से ही बनता था, चाइना बॉर्डर में एक वाइल्ड एनिमल है, जिसे आइबेक्स हम कहते हैं, उससे निकलता था फाइबर, जो जाड़ी में जमा होता था, निकलता था, फिर उसे उठा के हम बनाते थे। उसको अभी चाइना में बनता है कुछ, जो अभी बैन है, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड ने बंद किया है, लेकिन अभी कुछ उम्मीद है शायद विद इन ईयर ऑफ 10 उसकी बैन शायद खत्म हो जाएगी, और इसको भी यूज़ किया जाए, क्योंकि इसकी आप डोमेस्टिकेशन भी चाइना अदर कंट्रीज में इसकी डोमेस्टिकेशन की तरफ वो लोग चले गए। अब हमने ये सब देखा, तो हमें पहले देखना ये, अब हम क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं पश्मीना की तरफ, मैं बाकी फाइबर्स की तरफ आपको नहीं बताऊंगा, वो फिर हमारा टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम सब फाइबर्स की तरह देखेंगे, हर एक फाइबर के बारे में पढ़ने चलें। हम सिंपल कंसंट्रेट करेंगे पश्मीना। ये क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा, आप जानते हैं, आपने पश्मीना कोट्स सबने देखे हैं, सबने देखे हैं पश्मीना कोट्स, है ना? इसमें 2 किस्म के फाइबर, एक अपर कोट होता है, ऊपर से जो कोर्स फाइबर है, एक अंदर से वाला जो नीचे वाला फाइबर है, उसे हम अंडर कोट कहते हैं। वही पश्मीना फाइन फाइबर जिसको हम यूज करते हैं। इसकी नॉर्मल एवरेज डायमीटर, नॉर्मली इट शुड नॉट बी, जब हम पश्मीना कहते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 19, एंड इट कैन नॉट कंटेन 3% से ज्यादा, जो पश्मीना को इसमें गार्ड, जो फाइन पश्मीना कहते हैं, 3% से ज्यादा अगर गार्ड या हायर है तो उसको प्योर पश्मीना नहीं कहा जाता है। ये एक क्वालिटी है जिसको यूएस स्टैंडर्ड्स कहते हैं। लेकिन जब हम BIS, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वहां पर डायमीटर 16 माइक्रोन किया है। वो है, हमने उनको, जब हम वहां थे, आई वॉज मेंबर ऑफ दैट, मैंने उनसे, वो लोग पहले 19 पर अटके थे, मैंने कहा फिर हमारा क्वालिटी पश्मीना नहीं रहेगा, फिर ये कोर्स हमारे यहाँ वूल में भी कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया 16 माइक्रॉन्स के, क्योंकि जो हमारा यहाँ का है, यहाँ 13 माइक्रॉन एवरेज है। कुछ डाउन एरियाज
को जहाँ पर पश्मीना होता है 16 इज द मैक्सिमम। अगर हम एक लोअर 7 से 16 के बीच में फाइबर डायमीटर है, जो बीच में हमको 13 आना जाता है। सो एनी फाइबर विच इज लेस देन, जो पश्मीना हो उस पर लेस देन 16 माइक्रोन एवरेज होना चाहिए। दैट डजंट, एवरेज डज नॉट मीन के सारे फाइबर 16 हो गए, उसमें 13 से वो 7 भी होते हैं, कहीं आपने देखे होंगे 18 भी होते हैं। ऐसे ही को हम BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से पश्मीना कहते हैं। अब यह क्यों माना जाता है? व्हाट इज दिस पश्मीना? इसकी खासियत क्या है? ये अल्लाह ताला ने जब ये एक चीज बनाई है, आपको ये बताऊं, पश्मीना अल्लाह ताला ने अगर देखा जाए, ये ऐसी गोट्स है जिसको हमारे लिए नहीं बनाया है, उसको ये अंडरकोट, ये उसने उस जानवर की प्रोटेक्शन के लिए दिया। नॉर्मली इसकी टेम्परेचर कहाँ रहता है? -40 में। अगर कोई चीज हम -40 में रखें, उसको गर्मी ना हो तो मर ही जाएगा ना। तो उसने, ऊपर वाले ने उसके ऐसे फाइबर अंदर से दे दिए ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करे। और इंसान जो है वो हमेशा लालच में होता है, उसने उसमें से भी अपना वो हिस्सा निकाल दिया और कहा कि इसको हम यूज करेंगे, है ना। नेचर सिस्टम डिमांड्स, वर्ल्ड की ट्रेंड्स, इकोनॉमी, ये सब चीज ऐसे ही डिमांड करते हैं। सो ये पश्मीना क्या है? इट इज नोन फॉर, ये स्पेशलिटी हमारे पश्मीने की, खासकर जो लद्दाखी पश्मीना है। इट इज नोन फॉर फाइननेस, इट इज नोन फॉर द वार्मथ। आपको लोग इसे रिंग शॉल भी, वो शातोस को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं कि लोग अभी भी यह है कि कहते हैं कि एक पश्मीना शाल अच्छा जो हो, उड़ो, आपको ठंड से बहुत बच जाते हैं। इट इज सॉफ्ट। सबसे बड़ी चीज जो लेडीज गारमेंट में है, जब भी कोई लेडीज टाइप्स ऑफ वुमेन वियर्स है, जो एस्थेटिक फील है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है सॉफ्टनेस। क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जो औरत को जो दिया है, उसने उसको सॉफ्टनेस, और ये एक उसके जहन में ही उसको वो चीज पसंद है जो सॉफ्टनेस हो। अगर उसको कोर्सफुल चाहे कोर्स दे देगा, वो पसंद नहीं करती। सो ये इज सॉफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेडीज एप्रल्स में पश्मीना आता है। एलिगेंसी, एस्थेटिक वैल्यू, जब आप लगाओगे आपकी एक एलिगेंसी अलग आ जाती है ये चीजें पहन के। अगर आप पश्मीना के स्टोल पहनोगे, अगर कोई पश्मीना का वेस्ट कोट पहनेगा, वो अलग उसकी एलिगेंसी आ जाती है, जबकि वूलन से इसकी अपनी एलिगेंसी खुद आ जाती है। ऊपर वाले ने इसको दी है एलिगेंसी। इट इज लाइट। एक 200 ग्राम का शाल इज मच वार्मर देन एक 700 ग्राम का वूलन शाल। हैंडल बहुत अच्छा है। ये इसमें सबसे एक और चीज है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ टाइप्स। जिस किस्म के हम कलर इसको चाहे मल्टी कलर बनाएं, चाहे सिंगल कलर बनाएं, लेकिन ऊपर वाले ने इस फाइबर को ऐसा दिया है कि आप अलग अलग किस्म के कलर भी बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम या तो हम निटवेयर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्वेटर्स में। यूरोप में नॉर्मली दे डोंट यूज इट फॉर फैब्रिक। ये हमारे नॉर्थ, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही और कुछ पार्ट ऑफ चाइना इसको फैब्रिक में यूज करते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ चाइना एंड यूरोप दे यूज इट फॉर निटवेयर, स्वेटर्स और जैकेट्स, हल्के जैकेट्स जो है, बट स्पेशली दे आर यूजिंग फॉर नाउअडेज फॉर इनर वेयर्स जो आपके उसमें जैकेट है, ताकि सॉफ्टनेस की वजह से और एलिगेंसी की वजह से। और इसमें सबसे बड़ी जो स्टेटस आया है, जिसको अब GI टैगिंग भी मिल गई है, दैट इज कश्मीर पश्मीना और जो लद्दाख पश्मीना है, इसको GI टैगिंग मिली है बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो उसको बनाने का तरीका है सॉफ्टनेस के तरीके से, उससे उसको GI भी मिली है बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। और अगर देखा जाए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में मेजर पार्ट जो टेक्सटाइल में आता है, इतनी टेक्सटाइल जाते हैं, लेकिन हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम दिस पश्मीना इंडस्ट्री। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, बिफोर डिफाइनिंग द एनी स्ट्रक्चर, ये एक फाइबर कैसा है, हम इसको स्प्रिंग तब पढ़ेंगे जब हमें ये फाइबर मालूम होना चाहिए। एक जो फाइबर जो होता है, तब वूल या पश्मीना कोई भी, वो उधर है, कुछ भी ला लो। ये वूल फाइबर है, ये जो फाइबर है, ये क्या है ना, फाइबर है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना,
ये हम आपको दिखाएं। इसमें अगर इस वूल फाइबर को देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, इसमें 3 किस्म के कोर्स होते हैं। अपर जो क्यूटिकल होता है, फिर जो मेजर एरिया है वो कॉर्टेक्स से हम कहते हैं, और लोग अंदर वाला मेडुला होता है। मेडुला इज एयर फिल्ड स्पेस, लेकिन दैट इज मोस्ट अनडिजायरेबल पार्ट। अगर इसको देखा जाए, ये इन्होंने डायग्रामेटिकली बताया है मेरिनो फाइबर का। ये देखिए, ये आउटर क्यूटिकल है, ये वाले ये क्यूटिकल है, इसके अंदर ये जो है ये मेजर पार्ट होता है जिसके हम कहते हैं, इसके इनर वाल जो मेडुला होता है, वही एक्चुअली फाइबर है। जो फाइबर है ना वो क्यूटिकल स्केल्स होते हैं, लेकिन जो मेजर है फाइबर वही होता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक वूलन और पश्मीना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पश्मीना इज इटसेल्फ यूनिक। और अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये क्यों डिफरेंट है वूल से या अदर फाइबर से, तभी आप इसकी स्पिनिंग टेक्नोलॉजी अलग इस्तेमाल करो। देखिए, अगर ये शीप फैमिली से निकलती है, वो गोट फैमिली से निकलती है। कोट, ये सिंगल कोट है, ये डबल कोट है। देन क्रिम्पीनेस, इसमें क्रिम्प्स नहीं होते पश्मीना में। एक सेकंड, नॉर्मली क्रिम्प्स कैसे आते हैं? जो हमारे क्यूटिकल कॉर्टिकल स्ट्रक्चर बता दिया ना आपको, जो बॉडी है उसमें 3 होते हैं, पैराक्यूटिकल सेल्स, पैराकॉर्टिकल सेल्स, मीजोकॉर्टिकल सेल्स एंड ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स। जो वूल होता है उसमें ऑर्थो और पैरा होता है, उसी वजह से वो एक दूसरे से, जिससे हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्केल है, ये बॉडी जो होती है इसमें 2 किस्म की होती है। एक डेंसली सेंटेड ऑर्थो होते हैं और एक पैरा होते हैं। अगर ये सेल्स एक दूसरे से अराउंड होते हैं, अगर ये एक दूसरे से, कि ये कैसे बनते हैं, ये वूल में ऐसा होता है, ऑर्थो इधर से होगा, पैरा इधर से होगा, पैरा इधर से होगा, ऑर्थो इधर से। इस वजह से इसमें क्रिम्प्स आते हैं। जो इसमें क्रिम्प्स होते हैं ना वूल में, आपने देखा होगा, इसमें देखिए इसमें क्रिम्प्स है ना, ये कर्वीलेस। पश्मीना में नहीं होता है, बिकॉज उसमें पैरा नहीं है, ये पैरा नहीं है, उसकी जगह इसको मीजो है, विद द रिजल्ट ये प्लेन हो जाता है। पश्मीना फाइबर ऐसा होता है, जबकि वूल फाइबर्स क्रिम्पी होते हैं। वूल फाइबर्स क्रिम्पी होते हैं ऐसे, पश्मीना फाइबर ऐसे होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है मीजोकॉर्टिकल से। ये मीजो क्या है? ये मीजो जो सेल है इट्स वेरी डेलिकेट। यूं ही इसमें कोई भी किस्म के हम ट्रीटमेंट करते हैं या इसको हम प्रोसेस करते हैं, इमीडिएटली ये डैमेज हो जाता है। इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट है देन वूल। हम नहीं तो ये उठा के सीधा वूल की तरह मशीन में डालते हैं, वहाँ यार्न बनता है ना, इसमें नहीं होता है। हम सीधे वूल को मशीन में स्काउर कर दो, मशीन कार्डिंग मशीन में डाल दो, आपको आराम से जो उसमें कोई डैमेज नहीं होते। अगर पश्मीना को यूं ही कार्डिंग मशीन में सीधा डाल देंगे ना, ये कट के ऐसे ऐसे टुकड़े पड़ेंगे, यार्न बनेंगे नहीं, जब तक इसमें कोई हम इसका कुछ ट्रीटमेंट ऐसा ना करें। इसमें स्केल्स कैसे हैं, हमने स्केल पैटर्न भी कैसे हैं, इसमें सिंपल कॉर्नल है, इसमें कॉर्नल है, हमने स्केल साइजेस भी दिखाए हैं। ऑलमोस्ट एब्सेंट है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर टू एप्टिकल एंड सर्कुलर टू ओवल। इसमें मोल्डिंग होती है हमारे पश्मीना में, जबकि वूल में होता नहीं है। इसीलिए अगर इसको हम किसी ऐसे केमिकल में डाल दें जो मोल्डिंग हो जाएगी, तो आपको ये आप देखेंगे वो पूरा क्रैम्प। अगर कभी आपने वूल पश्मीना सैंपल कहीं सोप वाटर में रख दिया रात को, सुबह आप उसको सेपरेट करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे हम इसको वॉशिंग करते हैं, वूल को हम सोप में वॉश करके निकाल देते हैं, इसको रखो रात को, सुबह आप निकालो, अगर कोई 1-2 घंटे फिर सोप वाटर में रखोगे, फिर इसको निकालो, आपको सेपरेट ही नहीं कर सकते। इसको पूरा वो बंडल जैसा बन जाएगा, जैसे बॉल बन जाती है वैसा बनती है, बिकॉज इसमें मोल्डिंग अपनी एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है इसमें सब चीजें। इसकी स्ट्रेंथ इट इज लोअर देन वूल बिकॉज दे आर मेसोकॉर्टिकल सेल्स। आपको मैंने बताया कि इसमें मेसोकॉर्टिकल सेल्स है, इसमें पैराकॉर्टिकल नहीं है। ये इज जनरल प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं। ये आप ख्याल रखिएगा, मेसोकॉर्टिकल, आर्थो और पैरा,
ये मैं आपको आगे इसके एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोसेसिंग स्पिनिंग क्यों हम इसको ऐसे करते हैं। ये इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब आपको स्ट्रक्चर मालूम हो तो आप खुद ही का आप अगर आपके सामने कोई प्रोसेस करेगा आप बता देंगे नहीं ये तो डैमेज हो जाएगा। नॉर्मल जब है जब हमारा हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ हम कॉम्ब से करते हैं, हम लोग शेयरिंग करते नहीं हैं, डिहेयरिंग करते हैं। पहले तो मैनुअल डिहेयरिंग करते थे, अब तो कोई इतना टाइम किसी के पास नहीं कि वो मैनुअल डिहेयरिंग करें, अब सब लोग मशीन डिहेयरिंग करें। ऑल्दो देयर इज डैमेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहेयरिंग मशीन्स। अभी जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने किया है, दे आर नॉट यूजिंग दिस कॉम्ब्स, कार्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग एयर फ्लो मेथड। यहाँ तो कार्ड्स हम कार्डिंग यूनिट्स डालते हैं। एक्चुअली यहाँ प्रपोज जो लेह में था वो वही वाला लाने था, पता नहीं जब मैं उनके एडवाइजरी में था फिर क्या आया मुझे नहीं पता। वो एक्चुअली जो प्रपोज था वो एयर फ्लो मेथड से। वो एयर फ्लो मेथड से क्या होता है कि वो दे ब्लो ए हॉट एयर थ्रू द पश्मीना। एक पश्मीना को हम स्प्रेड करते थे शीट पे, वो एक मशीन में, फिर हॉट एयर ब्लो करते थे। हॉट एयर ब्लो नीचे से डाला जाता था, गार्ड हेयर्स ऊपर से बाहर आते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन मेथड है, वो उनने डेवलप किया है। वो दैट डजंट डैमेज द फाइबर। जो ही हम कार्ड में डालते हैं तो स्पाइक्स होते हैं, आयरन स्पाइक्स पे जो ही ये निकालना है तो गार्ड हेयर को निकाल रोलर से चलाना है। यूं ही रोलर से ये एक रोलर ऐसे होते हैं, एक रोलर इधर एक रोलर इधर, यूं ही ये चलता रहता है, ये स्पाइक्स खींच जाते हैं एक दूसरे, जिसमें से फाइबर चलता है। स्पाइक ये दो होते हैं, एक कार्ड ऐसा एक कार्ड इधर ऐसा, ये ऐसे डायरेक्शन में चलता है, ये ऐसे डायरेक्शन में चलता है। तो यूं ही वूल यहाँ से, ये फाइबर यहाँ से जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। गार्ड हेयर इसके साथ जो कोर्स होंगे वो इसके साथ अटैच होंगे, जो फाइन होंगे वो इसके साथ अटैच होंगे। लेकिन यूं ही ये है, ये दोनों स्पाइक्स खींच देते हैं, सो दे कॉज डैमेज। हमारे साहब अपने आपको दिखा देंगे कितना डैमेज होता है ड्यूरिंग सिंपल कार्डिंग वजह से डिहेयरिंग के टाइम। फिर नॉर्मली कोम्बिंग, ये तो इसमें आज के डिहेयरिंग में खुद ही कोम्ब करके आ जाता है। सीजनिंग नॉर्मली वो हाथ से बनाते थे, वो जो कोम्बिंग बनाते हैं जो जब इस मशीन में डालेंगे पहले उससे वो बिल्कुल स्टेकिंग सोप नॉर्मली दे हैव टू यूज़। जो ये राइस फ्लोर है उसका सोक करके रखते हैं रात को, वो स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, पश्मीना फाइबर के ऊपर रात को, उससे इसकी मॉइस्चर हो जाती है और इससे फाइबर बहुत अच्छा निकलता है जो आप स्पिनिंग करते हो। अदरवाइज वो ड्राई होता है, ड्राई से आपकी वो मॉइस्चर एक्चुअली वो जो है एक तो इसको ग्लू देता है, राइस फ्लोर जो होता है एक तो इस फाइबर को ग्लू देता है, दूसरा इसकी मॉइस्चर देता है। विद द रिजल्ट आपकी जो फाइबर यार्न है ना वो यूनिफॉर्म निकलती है। देन स्पिनिंग, यार्न मेकिंग, वो आपको बाद में डबलिंग, फिर हम आपको वार्पिंग, ये वीविंग के टाइम आपको बाकी चीज़ें में दैट आई विल एक्सप्लेन इन वीविंग टाइम बाकी चीज़ें। दिस इज नॉर्मल। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें आपको ये जो प्रोसेस है दिस इज नॉर्मल, ये लोग आपने देखा होगा, ये है दिस इज ग्लोइंग, दे आर एडिंग, है ना। फिर इसके बाद ये कोम ये कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल ऐसे ही होता था, दे यूज इट मीक दिस द शार्प। Now, before discussing all these things, now we are going to our major topic, that is spinning. Actually, spinning is a conversion of the fiber, corded or combed fiber into yarn of desired count or weight by providing suitable twist. होता क्या है? Simple twist हम देते हैं ना, एक यहाँ से एक हैंड में लगे एक स्पाइक सी होती है और हम खींचते हैं, ये स्पाइक उसको ट्विस्ट देता है। और ये क्यों करते हैं कि वी वांट टू गेट ए यार्न, है ना। और इस यार्न के हमें डिज़ायर क्वालिटी चाहिए, काउंट चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर मोटा बन गया तो आपकी वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा थिन बन गया घट जाएगा। किसी खास काउंट के हिसाब से हमें एक्चुअली काउंट क्या है, इसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच डिफाइन डिग्री ऑफ फाइननेस। ये मीट्रिक काउंट्स है, 1 किलोमीटर 1 kg से कितने किलोमीटर यार्न है हम बनाते हैं। इस पर 120 काउंट यार्न, सो मतलब 1 किलो से 120 किलोमीटर यार्न बनेगा, या 1 ग्राम से 1.2 किलो बनेंगे। ये केजी या ग्राम में से भी नॉर्मल मीट्रिक काउंट इज हाउ मेनी केजी किलोमीटर्स ऑफ यार्न कैन बी स्पन फ्रॉम ए 1 kg ऑफ यार्न। दूसरा है टैक्स, ये उसका रिवर्स है कि एक
एक 100 मीटर्स कितने ग्राम से बनेगा, से रिवर्स। बट दीज आर नॉर्मली फॉर टेस्टिंग मेथड। लेकिन आपको जो जरूरत है दैट इज एक्चुअली मीट्रिक काउंट, जिससे आप बता देंगे, हम बताते हैं ये हमारा जो यार्न है ये 120 माइक काउंट्स का है, हमारा यार्न 180 का है, 60 का है, जो ये कोर जो नॉर्मल बनते हैं 60-30 काउंट्स, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू भी होती है। वैल्यू ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ द यार्न। किस काउंट का यार्न आपने यूज किया उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती और उसी के हिसाब से वेट भी बढ़ती। जितना मोटा, जितना कम काउंट होगा, जैसे 60 काउंट है तो आपको फैब्रिक के लिए वेट आपको चाहिए करीबन 400 ग्राम 500 ग्राम। अगर 120 होगा तो 200 ग्राम से भी आपका एक शाल बनेगा। You understand this point? This is critical things that makes you when you prepare a product. How much count, which count yarn आप use कर रहे हैं। ये तो Daniel is a different thing जो हमारे इस इलाके में तो यूज होता नहीं है। जो नॉर्मल अब हमारे पास जो पश्मीना की स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज है, ये 4 स्प्रिंग टेक्नोलॉजी। तखली जो आप ट्रेडिशनली यहाँ लद्दाख में किया जाता था, ट्रेडिशनल चरखा जो कश्मीर में है विच इज़ नोन फॉर इट इज यूनिक क्वालिटी। देन वी हैव डेवलप्ड अ डिफरेंट इनोवेटिव चरखा और मशीन जिसमें रिंग स्पिनिंग होती है। अब हम ये जो तखली है जो आप करते हैं, यही है ना आपकी तखली टाइप जो ट्रेडिशनली गाँव में करते थे। अब इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये नॉर्मली ट्राइबल एरियाज में इसी के लिए नहीं, ऑल वूल ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर्स में, इवन हम गुरेज में जाएंगे वो वूल इसी में बनाते हैं। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है और थिक थिन्स एंड नेप्स ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर हम देखे जाए एक यार्न पूरा ले लेंगे, उसमें ओवरऑल देखेंगे कितने थिक यूनिट्स है, कितने थिन यूनिट्स है, वो ज़्यादा होते हैं। यूनिफॉर्मिटी आती नहीं। और नेप्स होके वो बबल्स जैसे जब भी यार्न बनाते तो बीच बीच में वो अनट्विस्टेड मटेरियल बन जाता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस तकली सिस्टम। और अब यार्न इसकी काउंट क्या बनती है, मैक्सिमम 40-30 काउंट, उससे ज़्यादा नहीं बनता, या 60 काउंट। अगर किसी ने बड़ी ही टेक्निक, जो कोई स्पेसिफिक कोई लेडी हो जिसने बड़ा ही सीखा है, वो बड़ी ही चलाती है कोई मील, तो वो 60 निकालेगा, लेकिन नॉर्मली 30-40 काउंट ही निकालेगा। मैंने आप इसे जब समझ सकते हैं कि 30 काउंट का हम जब शाल बनाएंगे तो कितना यार्न चाहिए, है ना। और इसी विद रिजल्ट आपकी यार्न कम निकलती है एक किलो से। और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितना ज़्यादा पश्मीना चाहिए, ज़्यादा हाई वेट प्रोडक्ट बनता है, जो ये उसकी एस्थेटिक वैल्यू भी नहीं, क्योंकि जब नेप्स ज़्यादा होते हैं, नेप्स ऑल्दो देयर आर सम पीपल हु लाइक ट्रेडिशनल टाइप का, लेकिन जब एस्थेटिक वील आ जाती है, जब वो देखते हैं फैब्रिक के ऊपर नेप्स वेप्स है, तो उनको लगता है कि इसमें इतनी जान नहीं है, इसके लिए मुझे क्या फ़ायदा है। ये कॉमन जो कश्मीरी चरखा जिसे कहते हैं, दिस हैज कम सिंस सेंचुरीज इन द वैली। इसमें ये वुमेन फोक ही करते थे वहाँ पर, और हिस्ट्री इज लॉन्ग बैक, मोर देन 1000 ईयर्स से स्टार्ट चल रहा है। एक ज़माने में श्रीनगर सिटी की मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज वर यूजिंग दिस। अब चूँकि लाइफ स्टाइल्स हैव चेंज, पीपल आर गोइंग आउट, ये दिस वाज द कॉमन सोर्स ऑफ इनकम एंड सप्लीमेंटेशन टू द वुमेन फोक, टू द फैमिली। और आप माने या ना माने, वैली में एक चीज़ है, लेडीज हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड द फैमिली सेटअप। एवरीवेयर इन द फैमिली सेटअप इन द कश्मीर वैली, ladies have contributed. In the daytime, if you see when they are going to harvesting, ladies are always associated with the meal, harvesting of paddy or any crop. Then in the winters, mostly the ladies were doing spinning of charkha to supplement the family income. This is the part of the family income source, and women folks were clearly involved in this. में तो women folk ही करते हैं, they were spinning and males were weaving the things. इसमें यह है कि इट हैज़ ए वेरी हाई काउंट निकलता, 120, 140 तक भी निकलता है। मोर क्वांटिटी ऑफ यार्न कैन बी ऑब्टेन, और इससे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे दैट्स अ हाईली एस्थेटिकली भी अच्छा है, और आपको फील भी अच्छी होती है, और एनी टाइप ऑफ डाइंग कैन टेक इट। इनका ये था, लेकिन इसमें कुछ खामियां हमने फाउंड की।
जिसकी वजह से पीपल हैव स्टार्टेड अवे फ्रॉम दिस चरखा। एक तो लेस एफिशिएंट है, रेन्यूमरेशन कम मिलती है, बहुत कम कमाते थे इससे। जब उनको उनसे लगा कि हम उससे बेहतर है कुछ और करें तो उससे क्या फ़ायदा है, जब घर की सप्लीमेंटेशन का लाइफ हैज बिकम कॉस्टली एट डिपेंडिंग। फिजिकल स्ट्रेस, बैक एक ही जगह बैठ के 2 घंटे 3 घंटे तो कमर टूट ही जाती है, गर्दन में दर्द होता था, नमनेस आती थी और फटीग आ जाता था। सो इसलिए हमने एक नया आफ्टर स्पैन ऑफ रिसर्च 3-4 साल में हमने बहुत सारे डेवलप किए और हमने एक ये टेबल टॉप जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज पैटेंटेड इन माय नी। ये जो आपका चरखा यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज पैटेंटेड इन माय नी। ये चरखा हमने डेवलप किया यूनिवर्सिटी से कॉस्ट। इसमें हमने ये सब चीज़ें सिपनेस कंफर्टेबली, दिस इज मोर रेन्यूमरेटिव, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द yarn एक्सेलेंट एट पार विद द ट्रेडिशनल। मीगर थिक्स एंड थिन्स बिल्कुल कम आते हैं अगर आप अच्छी तरह। हाई काउंट मोर क्वांटिटी ऑफ yarn कैन बी ऑब्टेन्ड एंड लो वेट एंड यूनिफॉर्म फैब्रिक, वेरी इफेक्टिव फॉर डाइंग। इसके हमने इम्पैक्ट भी स्टडी की है कि आदमी अगर इस और उसको काउंट करे 1 घंटे में कितना कर सकता है ट्रेडिशनल से और एक टेबल टॉप से कितना कर सकता है, कैन सी इट। अगर ये ओल्ड हिसाब से हमने 836 किया था, अब तो ये बहुत बढ़ गया है 2157, उसको 3 गुना हम कह रहे हैं कि इसकी रेन्यूमरेशन ऑफ द वुमेन इंक्रीज बाय यूजिंग दिस चरखा। इसकी हमने फिर क्वालिटी एवेल्युएशन भी की कि ये जो ट्रेडिशनल चरखा और टेबल टॉप का चरखा क्या फ़र्क आता है, इसमें ट्विस्ट कैसे आते हैं, काउंट कैसे निकलता है। इसमें देखिए उसमें डबल प्ले सिंगल पे में 71, उसमें 75। अपने पूरा टेनासिटी इज सेम, स्ट्रेंथ इज सेम, एलोंगेशन इज ऑलमोस्ट सेम। इसका ये पैटर्न हमें मिला है इसके लिए। ये मैं आपको ये आपको दिखा रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड पैडल ऑफ चरखा। कि ये भी लेडी करती थी नॉर्मली सिट्स और उसको राइट हैंड कंटिन्यूस मूव करना था, विद द रिजल्ट उनको नॉर्मली इसमें पेन आते थे। इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज़ करना है और वो सब नहीं हो रहा है, और सिर्फ पैडल पाँव से काम करो और देयर कंटिन्यूस एक्सरसाइज भी होती है। पाँव चलते रहते हैं तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज भी होती है। वो एक जगह सिटिंग पोस्चर की वजह से वो जो नमनेस और फटीग आ रहा था वो खत्म हो गया। अब जो नए कुछ लोग करते हैं मशीन स्पिनिंग, क्योंकि जो हमारे लुधियाना में जो बनता है या पालमपुर आपके हिमाचल में सारा मशीन स्पिनिंग, दे डोंट यूज चरखा टाइप ऑफ स्पिनिंग। बट व्हाट आर देयर, उसमें क्या होती है नॉर्मली, मैंने जब आपसे ये कहा कि पश्मीना फाइबर में आर्थो और मीजो है, उसमें आर्थो और पैरा है। जो आपका कोट है पैरा का वो है नहीं, विद द रिजल्ट जो ही हम मशीन में डालेंगे एज सच इट गेट्स डैमेज। तो देयर इज नीड ऑफ सम कैरियर फाइबर। 2 किस्म के कैरियर यूज करते हैं, एक तो नायलॉन, दूसरा है लेटेक्स। लेटेक्स पीपीपी होंगे, लेटेक्स है का जो नायलॉन है, नायलॉन जो ही हम यूज़ करते हैं इट एक्स वेरी गुड कैरियर। आप मशीन में चला सकते हो, स्पिन कर सकते हो, इसकी कार्डिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक मशीन में स्पिनिंग हो जाएगी, फैब्रिक लूम में बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जब हम फैब्रिक बनाएंगे या आपको यार्न स्टेज में ही अगर आपको निकालना है, यू हैव टू रिमूव दिस नायलॉन और लेटेक्स। क्योंकि जब आप दिखाते हैं प्योर पश्मीना है, आप किसी को ये मत बताओ कि हमने पश्मीना विद नायलॉन भेज दिया है ना, तो सिर्फ निकालना है
इस रिमूव करने के लिए एक बहुत खतरनाक एसिड यूज करते हैं. दे आर यूजिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज, अगर हम एक डाइल्यूट HCl अपनी स्किन पे लगाएंगे क्या होता है? जल जाता है. यही हम इस फैब्रिक को लगाते हैं तो फैब्रिक की हालत क्या होगी? ये जो यार्न है इस पे हमने एसिड में डिप करके, आप इसको डिप करते हैं एसिड में, फिर रिमूव करते हैं, वॉश 3-4 बार पानी से वॉश करते हैं. बिल्कुल इसको 5% HCl में डिप किया जाता है फॉर हाफ एन आवर, फिर इसको निकाला जाता है तो नायलॉन निकल जाता है. नायलॉन निकल गया, आपको ऑलमोस्ट 100% नायलॉन, कुछ पार्ट्स रहते हैं बट स्टिल देयर इज सम रेमिनेंट्स. यू कैन इजीली गेट, अगर आपको माइक्रोस्कोप से में देखेंगे ये मशीन स्पन है क्या हैंड स्पन है, उसमें नायलॉन की रेमिनेंट्स फिर भी रहते हैं, निकल जाता है. हमने दिखा है, हमने प्रूव करके भी दिया है ये मशीन स्पन है. लोग मेरे पास आते थे ये हैंड स्पन है, हमने कहा नहीं, हम माइक्रोस्कोप पे देख के हमने उसको क्लियरली बताया इसमें मशीन स्पन है. ये सम अमाउंट ऑफ नायलॉन. अब जब आप किसी चीज को नायलॉन लगाओगे, है ना, एसिड लगाओगे, उसकी फील कैसी हो जाएगी? नहीं, फील कैसे सॉफ्ट आएगी? कैसा? इतना, अगर आप वो फाइबर लोगे ना यही एसिड ट्रीट के होंगे, आप तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे ये पश्मीना नहीं है, ये तो जूट है. इट इज जस्ट लाइक जूट. जब एसिड ट्रीट के निकलता है ना, इट इज जस्ट लाइक जूट, बिल्कुल जूट जैसा होता है. आप इसको फिर ये एक तो एसिड ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ये सॉफ्टनेस यूज करते हैं, वो अल्कली होते हैं. एक चीज को हमने पहले एसिड से ट्रीट किया, उसके बाद अल्कली ट्रीट किया, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? खत्म, है ना. पहले किसी चीज को हमने एसिड से ट्रीट किया, एसिड के बाद फिर अल्कली से ट्रीट किया, ताकि उनकी सॉफ्टनेस चाहिए, पश्मीने की सॉफ्टनेस चाहिए ना. अगर हम पश्मीने की सॉफ्टनेस नहीं देंगे तो कौन ले लेगा? दे ट्रीट विद अल्कली, वो सॉफ्टनेस यूज करते हैं. With the result, the strength of this fabric remains almost. इसके बेनिफिट्स क्या है? हाईली रिन्यूमरेटेड है, यूनिफॉर्मिटी ठीक है, हाई काउंट आता है, मोर क्वांटिटी ऑफ यार्न, लेकिन इसकी लो वेट है और यूनिफॉर्म फैब्रिक डेवलप्स. एक बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक इज ऑलमोस्ट लॉस. GSM बहुत कम आता है, वेट जो है फैब्रिक आप बनाएंगे, एक शाल अगर जो 250 ग्राम बनाएंगे, जब आप एसिड निकालोगे वो 120 ग्राम रहता है. डेंसिटी लूज बन जाती है, वार्मथ कम हो जाती है. जब आपकी गैपिंग होगी तो वार्मथ कम होती है. मोर पाइलिंग, सबसे बड़ी चीज में मोर पाइलिंग एंड लेस शेल्फ. हमने देखा अगर आपने मशीन स्पन फैब्रिक 3 बार वॉशिंग को दिया, आफ्टर 3 वॉशिंग्स यू कैन नॉट यूज इट. ये वर्क यूज ही नहीं होता. अगर आपने 3-4 बार इसको 1-2 अगर कंटिन्यूस घर में 4-5 दिन लगा दिया ना, तो आपको इधर से पायल कंटिन्यूस आते हैं. जैसे आप प्योर जो हैंड्समैन शाल कितने साल भी लगाओ, कुछ भी नहीं होगा. मेजर इफेक्ट यही आता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि वो दे आर यूजिंग, इट्स वेरी कॉन्फिडेंट. जब एसिड यूज किया, अल्कली यूज किया तो क्या होगा, है ना. That is the major problem with this. That is why we always educate to maintain the system. ये आपको मशीन कैसे करते हैं, इसकी वीडियो है. ये देखिए, ये मशीन वाला कैसे चलाते हैं. ये मशीन में स्पिनिंग हो रही है. इसने डाई और वो एसिड और अल्कली ट्रीटमेंट दिखाया नहीं है, निकलता लेकिन, बट इट्स ऑल नायलॉन कोटेड. इतनी बढ़िया यूनिट है लार्ज. ये हमारा पश्मीना का जो मेजर था, इट वाज वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट खत्म हो गई. ये मशीन, जब मशीन आ गया तो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल खत्म हो गया. ये इट हैज बिकम है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन, ये इंडस्ट्री की हिस्सा बन गया. तो हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिकॉज नाउ वी आर गिविंग इट टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कोई की भी लेबर लाए, उनको लेबर के साथ है, उनको अपने इसके साथ है. जो वुमेन एम्पावरमेंट का इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया. सो आई से पश्मीना इज हाईली फ्रेजाइल. क्यों फ्रेजाइल? मैंने आपसे कहा इसकी स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज वेरी फ्राइल. अल्लाह ताला ने इस फाइबर को इसी वार्मथ इसलिए दी कि इतना फ्रेजाइल.
आप खींचो तो ये कट जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है जब आप बनाओगे फैब्रिक। हेरिटेज फाइबर है हमारा, वी हैव टू मेंटेन, ट्राई टू गिव इट्स हेरिटेज वैल्यू। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ स्पिनिंग नीड टू बी प्रिजर्व्ड, वेरी वेरी एसेंशियल। अगर हमको लोगों को दिखाना है कि इस पश्मीने की फैब्रिक की वो वही होनी चाहिए, वो सिर्फ ट्रेडिशनल स्पिनिंग मेथड से होगा। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, हाँ इम्प्रोवाइजेशन इज मस्ट। यू कैन नॉट आस्क देम टू गो तकली सिस्टम से ही करते जाओ, क्योंकि दे विल नॉट गेट एनीथिंग। आज आप ट्रेडिशन चरखा से ही जाओ, वी शुड गिव, अगर हमने आज ये बना, हो सकता कल और भी कोई नया इससे बने, बट इट शुड बी अ ट्रेडिशनल। मुझे बहुत से लोगों ने कहा जब मैं बना रहा था, आप इसमें एक मोटर लगाइए, चरखा यहाँ पर हिमाचल में एक छोटा मोटर टाइप आता है चरखा, इतना छोटा सा चरखा है, उसमें मोटर लगा। मैंने कहा फिर तो ये खत्म हो गई इसकी, वो हैंड नहीं रहेगा। हैंड का मकसद है कि वी शुड नॉट यूज एनी मशीन, वी हैव डन समथिंग फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, बट दैट इज नॉट anyway hampering it is hand value. Separate, but I also advocate, मैं हर जगह ये कहता हूँ, we should have a separate labeling for handmade pashmina and machine machine fabric जो बनता है 3,000 रुपये 2,500 से उनको शाल बनता है, और हैंड वाला आपको 8,000 से कम 9,000 से कम बनता नहीं। लेकिन क्या करते हैं ये हमारे ट्रेडर्स, मशीन वाला they sell it in the name of हैंड, वो उसमें 5,000 रुपये मुफ्त में कमाते हैं। 3,000 में बनाया, 1,500 रुपये में वो स्टोल बनाया, उसको मशीन के हैंड के नाम पे बेचते। बट देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट टू एंश्योर दोज व्हिच आर हैंड, दे शुड बी सेपरेटेड, एंड वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी एनकरेज्ड, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड वुमेन एम्पावरमेंट। हमने इस चरखा को परसों कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, वी आर नाउ सीइंग दैट इसको हम ये जो खादी सिस्टम में कैसे कॉटन वूल में भी यूज कर सकते हैं, एंड होपफुली इट विल वर्क फॉर बोथ ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू आर फ्री। आपको कुछ आइडिया आ गया डिफरेंट देन द सिस्टम से? इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्या आपको ऊपर से चला गया? नहीं, दो टीचिंग में दो सिस्टम्स हैं हमारे, हमने जो ठीक है, या तो बच्चा समझता है तब तो पूछता है, जब नहीं समझता है तो फिर ऊपर से जाता तब फिर कुछ नहीं पूछता। अब आपको ये बताए क्या समझ आया कुछ, कि इफ यू हैव कौन समथिंग डाउट्स? तो वो चावल का जो फ्लावर था आपने कहा था वो हाँ। सोक करके यूज करते हैं। चावल का फ्लावर रात को सोक करके फिर सुबह छीनते हैं उसको क्या? नहीं, वो एक्चुअली चावल का जो है ना, वो पाउडर बनाते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं, फिर स्प्रिंकल करते हैं। अच्छा, विदाउट डिपिंग इट इन वाटर? वहाँ वाटर को डिप करते हैं, रात को पहले डिप करते हैं, वो तब चावल को थोड़ा सा वो भिगोते हैं, थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करते हैं। वो भीगना चाहिए ना, वो वेट होना चाहिए, वो जो पाउडर होगा ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेट टाइप होना चाहिए। It actually once we put it that in a moist flour here, then once we go for siphoning, it helps in attenuation, it helps in position of the fibers during siphoning, so वो उसमें help वो करता है। वो जो चावल के जो दाने रहते हैं ना, they act as a binder to it, वो खुद निकल जाते हैं, जो वो सिपनिंग करता है ना, वो नीचे आटा गिर जाता है नीचे, हैं, लेकिन वो उसको एक कोहेसिवनेस देती है। क्योंकि जब सर ने बात की सिपनिंग के टाइम पे ना ट्विस्ट भी लगते हैं फाइबर्स के, तब जाके ये बनता है, क्योंकि एक फाइबर इतना होता है, जब यार्न बनता है 11 किलोमीटर तक होता है, वो कैसे होता है, वो ट्विस्ट एक्शन करता है, तो जो गीला हुआ चावल होता है वो उसको उस कोहेशन में मदद करता है, और एक और चीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को दूर नॉर्मली जब कोई चीज फैब्रिक जब नहीं होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, स्टैटिक करंट निकलती है, वो उसको मॉइस्चर होता है ना, वो उसको कम करता है। इसीलिए वो नायलॉन जो लगाते हैं, दे यूज नायलॉन, देन दे यूज एंटीस्टैटिक मटेरियल, ऑयल लगाते हैं। अगर वो ऑयल नहीं लगाते वहाँ आग लग जाएगी। एज सीन, अगर जो वो रैबिट में आपने देखा है, रैबिट में दे हैड कंपल्सरी यूज, जब रैबिट प्रोसेस होता है उसमें सबसे हाईएस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रैबिट वूल में। सर इनको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब एक कपड़े निकालते हैं बीआरसी में, हम कपड़े निकाल रहे हैं, अंधेरे में आप कपड़े निकालोगे ना, आपकी बॉडी से स्पार्क्स निकलेंगी, स्पार्क, उसको बोलते हैं स्टैटिक, वो कपड़ा उसके फ्रिक्शन करके स्पार्क निकलती है, और हाईएस्ट ये आपकी बॉडी भी खुश्क होती है और कपड़ा भी खुश्क होता है। सेम इज द केस विद दिस, सो
तो अवॉइड दैट, या तो हम उस मशीन के टाइम पे हम उसमें ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करता है, और जो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग में जो फ्लोर करते हैं मॉइस्ट, लेकिन दे वर ऑल अवेयर, जो हमारे ट्रेडिशंस है दे वर अवेयर कि हम इसको कैसे कम करें। सी दे स्टैंडर्ड इयर्स बैक, है ना। नहीं, रैबिट में हाईएस्ट निकलता है ये, अब तो हम रैबिट में कंपलसरी एंटीस्टैटिक वो नॉर्मली दे ऐड दिस लिक्विड पैराफिन, मिनरल ऑयल कुछ डालते हैं। नहीं लिक्विड पैराफिन नहीं, ये वो यूज करते हैं, सिलिकॉन जेल ऐड करते हैं, दे ऐड सिलिकॉन जेल का पाउडर यूज करते हैं। अदरवाइज रैबिट में तो आग लगती है जो ही मशीन चलती है, बाज़ तो आग उठती है अगर वो ऐसे चलाएंगे। हाईएस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रैबिट वूल में। एनी क्वेश्चन? सर ये जो स्पिनिंग में जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है ना यार, ये इसीलिए तो वो जरूरी है ना, लुब्रिकेंट लगाना जरूरी है, आपको थोड़ा हाई लुब्रिकेंट लगाना है, और बेटर है कि फाइबर के ऊपर वो पाउडर जो डालते हैं ना, और फिर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए, यू कैन कीप सम ह्यूमिडिफायर, और हाँ रख दे कमरे में। मुझे तो लगता है इनके लिए भी वही मेथड होना चाहिए जो हमने कॉम्बिंग की ना फाइबर की, रात को उसको गीले चावल में रख दे, रखना है, तब से गीले चावल है, चावल को पहले पानी में डालते हैं, पाउडर वो बनाते हैं, पहले पानी में डालकर नरम हो जाता है, फिर उसको बनाते हैं पाउडर बनाई, पाउडर को फिर पाउडर में उसको एक अर्दन पॉट में पश्मीना को रखो, कौन थोम बना के रात को उसमें रख दो, फिर आपको अच्छा फैब्रिक। हाँ पश्मीना एक अर्दन पॉट है, बड़ा सा पॉट है, उसमें डाल दिया, कुछ लिया, थोड़ा सा बीच में आटा डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया बीच में, तब तक रात को रखा इसको, सुबह आप स्पिनिंग कर दी। या तो यह सब सिखा देंगे, वो गीला ही होता है ना वो आटा, ये सब सिखा देंगे आपको, वो आटा गीला ही होता है। वो जब हम रात को पानी में, पहले आटे को पानी में रखेंगे तो गीला ही रहेगा ना, उसको फिर पाउडर बना दे, वो गीली ही पाउडर, वो खुशक पाउडर नहीं होती, वो आपकी ये बोरोसिल पाउडर नहीं होती जो आपको ड्राई लगे। आजकल लोग बोरिक एसिड पाउडर भी लगाते हैं उसमें मशीन वाले। सर इसमें मशीन में अगर कोई फॉल्ट आ गया, इस तरह का मतलब पार्ट खत्म खराब हो गया, रिप्लेसमेंट मिलता है, तो उसमें ये कहाँ से मिलेगा सर? नहीं जिससे हमने बनाया उसी से आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल आराम से। इसके नॉर्मली जब हम सप्लाई करते हैं तो हम एडिशनल एक बेल्ट देते हैं, एक स्पेंडल जो आयरन स्पेंडल ये भी देते हैं, अगर कोई रिपेयर है तो वापस जाके उसको वो रिपेयर कर सकता है, इसमें कोई इतनी बात नहीं। यहाँ पे भी सर जिससे सिंपल ऊपर वाला पार्ट जो है वो बनाएंगे, बाकी तो नीचे स्विंग मशीन सिंपल तो कोई भी करेंगे। और कुछ मैं थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। पता नहीं मैंने बोर तो नहीं किया आप लोग हैं, बोर तो नहीं किया आप लोग? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्लास जो है ये चाहिए, नेक्स्ट क्लास जो है डॉक्टर आसिफ हुसैन सोफ़ी है, तो वो हमारे लैब्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी शुहामा में उनके इंचार्ज हेड है। तो यंग है, यंग साइंटिस्ट है, मगर काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्होंने भी पश्मीना पे बहुत काम किया है, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सरफराज सर का वो तकरीबन राइट हैंड ही रहा, नहीं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तो मैं हूँ। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर आसिफ जो है जो लेक्चर से हट के भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमारे जो यंग ट्रेनीज है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और आपका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाए। और पश्मीना में अभी बहुत कुछ बाकी है जो प्रोसेसिंग में, तो वो आगे चल के हमें अच्छे से और कामयाब और मार्केटिंग में भी ठीक हो। थैंक यू। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर आसिफ फॉर हिज नाइस स्पीच। अस्सलाम वालेकुम। और झूले मैं myself Dr. Asif Sophie. Right now I'm heading one division in our Coast Kashmir, and the
the name of the division is Division of Livestock Products Technology. The division deals with all the products which are coming from livestock, be it milk, meat. आप इंग्लिश आता है सभी को? Sure. तो be it milk, meat और फाइबर, ठीक है? तो फाइबर में पश्मीना भी आता है because it comes from the goats. So and we have worked a lot for for pashmina along with Dr. Sarfraz Ivani and Dr. F.D. Sheikh. F.D. Sheikh has been, Dr. Sarfraz has been my teacher. He has been mentor, and from last 15, not 15, I should say around 18 years. जब मैंने PG start किया था, तो he was my guide here. Then he was my HOD. Then our principal investigator of so many projects. Then later on he became dean. I was again under his administrative control. Then he became controller examination. Then he became director research, and he retired recently as director research. So I had an association with him from last 18 years. He has been, जो सर ने वो फेरोज साहब ने बोला कि he has been a man of, he mostly was involved with the fibers, wool and pashmina things. So I learned a lot from him. And Ferozdin Sheikh, he पढ़ाया तो नहीं है, but teacher है. क्योंकि once he joined East Coast Kashmir, I was doing PG in some other region, ठीक है. तो पढ़ाया नहीं है, ऐसे पढ़ाया नहीं है. वो क्लास नहीं लिए, but then I learned a lot from him during our project which we did here in Ladakh from 2009 to 2014. तो उस हिसाब से मेरे टीचर रह चुके हैं, and we had a very good friendship, and so इनने परसों बुलाया तो I could not say no to him. तो मैंने फिर सरप्राइज बोल चलो इकट्ठे खड़े जाएंगे, 5-6 लेक्चर दे के आ जाएंगे. तो थैंक यू डॉक्टर फेरोज फॉर कॉलिंग मी टू डिलीवर लेक्चर. So my topic for this is that जो सर ने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि what is the effect of machine processing on the quality of pashmina. That is our main subject. What is the effect of machine processing on the quality of पश्मीना की बात कर रहे हैं. और उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे कि अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी एज कंपेयर टू जो हम मशीन प्रोसेसिंग से बनाएंगे. तो दिस आवर टॉपिक. सो लेट मी स्टार्ट. I will not go deep into that because from last few days you must have been reading this. What is pashmina? It is obtained from the goats, Kashmir pashmina goats. It is one of the finest animal fiber. It is considered specialty hair fiber. It has number of qualities. जो सर ने भी बोली, warmth, luster, then shine, so many properties. Especially warmth is very important part. Then one more thing, it is being considered prince of specialty hair fibers. Then it is right now from centuries it is being used to prepare globally recognized pashmina shawls. Pashmina product, pashmina bead, pashmina shawl, stoles, mufflers or anything else, whatever, and it is known for this purpose. And that's the reason why the Kashmiri hand-spun, hand-woven shawl has received a GI status way back in 2008. आज 15 साल हो गए इसको GI मिले हुए. And but the thing is that in the name of hand-spun, hand-woven pashmina shawl. Okay, that's the reason. Because in that case we are using some traditional tools and techniques. ठीक है, हम उसमें ये इस्तेमाल करते हैं. Because we don't go for machine spinning or machine processing. Just we are using traditional tools and techniques. That is the reason the GI authority has issued a GI status to that shawl. And a number of associations like Tahaffuz was there or Handloom Development Department, उन्होंने बहुत इस पे लगा और ultimately they got a GI status. आजकल वो शॉल में ना वो GI लेबल भी करते हैं, ठीक है. Once you go there in Nowshera, there is a Indian Institute of Craft Technology, or not Indian, CTI, Craft Development Institute. They have some labels which they go for testing. After that, once they are sure this is handmade, hand-spun pashmina, they put a label there. And label is ऐसी label है कि वो उठती नहीं है, ठीक है. Then once you go for a scanning, आप स्कैन कर, अपने मोबाइल में स्कैनर होता है ना, आप स्कैनर कर दो, जैसे हम आजकल पेटीएम करते हैं, स्कैन करते हैं ना, स्कैन कर दो, आपको स्कैनर में सारा निकलेगा कि ये कौन सा शॉल है, किस बंदे ने बनाया है, कब बनाया,
सारा का सारा डिटेल मिल जाए, जब आपको ये डिटेल मिल जाएगी देन यू आर श्योर दैट दिस द हैंडवूम पश्मीना शॉल एंड यू कैन परचेज इट एट ओके दिस द थिंग। देन बट इंडिजिनस लेबर टेक्नोलॉजी में जो सर ने भी बोला कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेबर इंटेंसिव इज देयर, फुल ऑफ ड्रेंचरी इज देयर, लेस एफिशिएंट रहता है, यील्डिंग लेस पर टाइम आ जाता है। तो मगर इन कंपैरिजन टू दैट इतनी खामियां, इतनी डिसएडवांटेज होने के बावजूद जो हमको इससे प्रोडक्ट मिलता है दैट इज मैचलेस, उसका कोई मैच नहीं है, जो सर ने भी बोला। तो उसमें पिलिंग नहीं होगी, पिलिंग जो हम बोलते हैं बॉबलिंग, आपकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज बॉबलिंग, पिलिंग से टेक्निकल टर्म, बॉबलिंग होती है ना स्वेटर में बॉबल्स बन जाते हैं, ये नहीं होती। आपके शॉल में लाइफ अच्छी रहती है, जो सर ने पूरा अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स मैकेनाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, हर एक जगह में इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो गई, मशीनरी इस्तेमाल हो गई, तो पश्मीना इंडस्ट्री भी has not mechanization has not left the pashmina industry untouched, उसमें भी मशीन घुस गई, ठीक है, मशीन हर एक स्टेप पे घुस गई। तो what will happen by that, हमारे शॉल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, although we are getting more output, we are getting more remuneration, but और मेहनत कम है, बट क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की बड़ी कॉम्प्रोमाइज, इसके लिए हमको जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी वर्ल्ड में देखेंगे, किसी भी जगह देखेंगे, दे विल से दैट हमें कश्मीरी पश्मीना शॉल चाहिए, है कि नहीं। सो उसकी अहमियत वो है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिकॉज ऑफ मशीन अदर थिंग्स। और दूसरी बात फ्रॉडलेंट मार्केटिंग, तो सर ने लास्ट में कंक्लूजन बोला फ्रॉडलेंट मार्केटिंग इन द सेंस कि वी आर सेलिंग मशीन मेड पश्मीना शॉल इन द नेम ऑफ हैंडमेड पश्मीना शॉल, ओके, दैट इज फ्रॉडलेंट मार्केटिंग। So this is a traditional methodology जो फ्लो इसमें प्रोसेस आ जाती है। पहले हम हार्वेस्ट करते हो, आपको पता होगा, ठीक है, करते हैं ना, वो भी हम करते हैं, मैनुअली करते हैं कि नहीं, कॉम्ब से करते हैं ना वो लोग, देन मैनुअल डिहेयरिंग। इसके बाद आपने देखा होगा इसमें मोटे मोटे फाइबर्स होते हैं जिनको हम गार्ड हेयर बोलते हैं, देन वी यूज टू रिमूव दोज गार्ड हेयर्स विद द हैंड, ठीक है, तो इसमें मशीन का इन्वॉल्व कहीं नहीं आ रहा है। देन ग्लूइंग, जो सर ने बोला सोकुड राइस में हम डालते हैं, इसमें भी कोई केमिकल की जरूरत नहीं, सारा का सारा नेचुरल ऑर्गेनिक है। इसके बाद हम मैनुअल कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्ब जो अभी उनको दिखा देना, वो जो कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग में क्या होता है, आपके फाइबर्स पैरालाइज हो जाते हैं, जैसे हम बालों को कॉम्ब करते हैं, सिंपल सी बात है, हम सुबह उठे बाल हमारे घूम होते हैं, खराब होते हैं, फिर हम कॉम्ब करते हैं, हमारे बाल पैरालाइज हो जाते हैं, है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिंग। तो इस पश्मीना में वो फाइबर में कॉम्बिंग हो जाती है। देन सिपनिंग, जो सर ने भी वीडियो दिखाया है, मैनुअल सिपनिंग, उसके बाद हैंड बनता है, उसके बाद वाप बनता है, वाप पे हम कल लेक्चर दीजिएगा सर, मैं ये टच नहीं करूँगा। उसके बाद वीविंग, ये भी मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि सर का अलग लेक्चर इस पे है। और फिनिशिंग हम करते हैं, ये भी मैं नहीं करूँगा, ये मैं कल करूँगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट इन ट्रेडिशनल मेथड प्रोसेसिंग। तो जब ये चीज़ें हम करेंगे तो हमारा शॉल जो बनता है, जैसे वर्ल्ड क्लास शॉल, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड शॉल विद अ लॉन्ग लाइफ। आज भी अगर परदादी का शॉल निकालेंगे ट्रंक से, वो भी ठीक होगा अभी, ठीक है ना। परदादी ने दादी को दिया शादी के टाइम पे, दादी ने अपनी बेटी को दिया शादी के टाइम पे, और वो अपनी बेटी को दे रहे हैं। इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने भी देखे, आपने भी शायद देखा होगा कि नहीं, वो तकरीबन 50-60 साल 70 साल शॉल कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उनको एक ख्याल रखते हैं, जब वो बंद करते हैं तो वो पैम्पलिन बॉल्स वगैरह रखते हैं, और उसके बाद जब 5 साल 6 साल के उसमें थोड़ा सा मैल दिखता है तो ड्राई क्लीन करवा के साफ करवाते हैं। अदरवाइज 70 साल 80 साल तक भी उस शॉल को कुछ नहीं होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जब मैकेनिक मशीन प्रोसेसिंग आ गई, फ्लो चार्ट में बहुत सारी चेंजेस आ गई। यहाँ पे डिहेयरिंग में मशीन डिहेयरिंग आ गई, मैं अभी बोलूँगा, बाद में दिखाऊँ मशीन डिहेयरिंग में इफेक्ट क्या पड़ता है। यहाँ पे ग्लू नहीं करें, यहाँ पे ब्लेंडिंग करें नायलॉन के, जो सर ने भी बोला, नायलॉन डालते हैं। नायलॉन क्यों डालते हैं? बिकॉज मशीन पे अदरवाइज फाइबर नहीं चढ़ेगा, मशीन पे फाइबर नहीं चढ़ेगा, ये कट जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी फ्रेजाइल, which has been explained to you by earlier speaker, so it is very fragile, it will break, so nylon के साथ blend करते हैं, then machine spinning करते हैं। अब देखिए machine spinning में कितना असर आता है। आप जब मशीन किसी फैक्ट्री में जाओगे, वहाँ ठक 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 मशीन इतनी फास्ट स्पीड पे चलती है, तो पश्मीना का क्या हाल होगा। मगर हमने नायलॉन डाल के रखा है, इसलिए ये कटेगा नहीं, हमारा यार्न तो हाथ में आ जाएगा। उसके बाद हम मशीन हीटिंग करते हैं, वो भी पावर लूम पे चला जाता है,
पावर लूम में भी बड़ा मैकेनिकल फोर्स होता है, क्या होता होगा, उसके वजह से सर ने भी बोला HCl। अब ये नायलॉन निकालना है, we need to remove this nylon from the shawl, isn't it? So we are dipping that in the nylon, sorry HCl में डिप करने की वजह से जब हम उसको निकालते हैं नायलॉन चला जाता है पानी सोल्यूशन में, हमारे हाथ में पश्मीना आ जाता है। बट अब उस पश्मीना की हालत देखो क्या होगा, उस पश्मीना की मैं बाद में बात करूँगी क्या हालत होती है। तो ये उसके बाद फिनिशिंग में केमिकल फिनिशिंग का जो सर ने अभी बोला कि हम उसको अलकली से या सिल्का जल से उसको सॉफ्टनिंग करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली जो हमारे हाथ में शॉल है बड़ा डेलिकेट, बहुत अच्छा, बहुत स्वीट, बहुत सॉफ्ट शॉल आता है हमारे हाथ में, ठीक है, बहुत सॉफ्ट, मगर क्वालिटी इज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज द रीजन इज दैट यू हैव डन सो मेनी ट्रीटमेंट्स, जिसकी वजह से शॉल की जो क्वालिटी, फाइबर की जो क्वालिटी पूरी की पूरी डेटोरेट हो जाती है और 3-4 वॉशिंग के अलावा इसमें नहीं मिलेगा। 2 साल 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ होती है, तो ये खत्म, उसके बाद आपको इसमें पोछा बनाना पड़ता है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, बिकॉज ये खराब, उसमें बॉबलिंग इतनी हो जाती है, हार्शनेस इतनी आ जाती है, ये खराब हो जाता है, बिकॉज हमने इसमें इतने ट्रीटमेंट्स किए कि ये खराब हो जाता है। अब क्वालिटी की बात करें, भी हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में कहाँ पे फर्क, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी किस चीज़ को हम बोलते हैं? कहते हैं क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट मीन्स लेवल ऑफ गुडनेस और बैडनेस ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स फॉर विच द कंज्यूमर वांट्स टू परचेज इट और यूटिलाइज इट। आप जब जाते हो किसी जगह, आपको कोई चीज़ खरीदना है, आपको दूध खरीदना है, सिंपल सी बात है, दूध खरीदना है, व्हेन वंस यू विल गो टू परचेज मिल्क, व्हाट यू विल सी सर्टेन एट्रीब्यूट्स। आप देखो इसमें फैट कितना है, मोटा है कि पतला है कि नहीं, इसमें कुछ ऑफ फ्लेवर्स मत आ रहे हैं, स्पेशली दूध में हम देखते हैं कि मोटा है कि पतला है, तो दिस बिकम्स एन एट्रीब्यूट फॉर यू। सो अब आप देखते हो इसकी क्वालिटी कैसी, ये अच्छा है कि खराब है, किस लिए, जिस चीज़ के लिए आप ये खरीद रहे हो। आप दूध चाहते हो, आपका दूध मोटा होना चाहिए, तो आप उसी पे ध्यान रखोगे, है कि नहीं? दूध मोटा है, गाढ़ा है कि पतला है, तो उसमें फैट परसेंटेज कितनी, तब जाके आप दूध खरीदोगे। दिस द क्वालिटी पैरामीटर, दिस इज द क्वालिटी। आप कपड़ा खरीदने जाओगे, पैंट खरीदने जाओगे, यू विल सी द पैंट जो है ना, इसकी क्वालिटी कैसे, बिकॉज आप एट्रीब्यूट्स देखते हो उसमें, ये मोटा है या पतला है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है कि नहीं, आपको अंदाजा सारा, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। अब जो हम पश्मीना शॉल की क्वालिटी की बात करेंगे, फाइबर की बात करेंगे, तो देयर आर सो मेनी क्वालिटी पैरामीटर्स जिनको हम देखते हैं, ठीक है। फाइबर में ये पैरामीटर्स देखते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यार्न में ये पैरामीटर्स हम देखते हैं और फैब्रिक में ये पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। हर एक पैरामीटर की अपनी अहमियत है, ठीक है। जैसे कि फाइबर में हम देखेंगे, फाइबर हम हमेशा देखते हैं कि फाइबर हमारा फाइन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है, पतला यानी इससे डायमीटर कम होना चाहिए, ये हम देखते हैं, ये हम जानते हैं, और जब हमको पता चलता है फाइन है तो हम परचेज करते हैं। अगर मोटा होगा हम परचेज नहीं करेंगे, या अगर परचेज करेंगे कम कीमत पे परचेज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम कम कीमत परचेज करेंगे। सिमिलरली यार्न में हम देखते हैं कि इसका काउंट कितना है, काउंट मतलब यार्न में पतला और मोटापे में हम यार्न काउंट बोलते हैं, ये कितना पतला है, ये कितना मोटा है, समझा रहे मेरी बात। सिमिलरली ट्विस्ट्स कितने हैं इसके, या बेंडिंग प्रॉपर्टीज, या तो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, हाँ टेंसाइल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, ये कितना स्ट्रॉन्ग है और ये कितना वीक, इसका टेंसाइल प्रॉपर्टी। इस सभी के सभी पैरामीटर जब हम देखते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि ये हमारा यार्न कैसा है। उसके बाद जब फैब्रिक बनता है, फैब्रिक में हम देखते हैं कि इसका वजन कितना है, ठीक, जी इसको हम GSM बोलते हैं, GSM। आपने देखा होगा, आपका दुपट्टा देखा ना, और आपका पुट्टू, क्या फर्क है? दुपट्टे और पुट्टू में क्या फर्क है? 2-3 फर्क बोलो, या ऐसे ही बोलो, हाँ बोलो, हाँ पुट्टू और दुपट्टे में क्या फर्क है? जिसका फैरन बैठा वो चौका बनाते होगा ना, मोटा बना, क्या? हाँ आप तो हल्का होता, दूसरा हाँ देखो आपका दुपट्टा बड़ा हल्का होता है, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं GSM कम है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, उसका अगर 1 मीटर का कपड़ा काटेंगे इसमें से इसका वजन कम होगा। जो आप स्वेटर हैं या आपका जैकेट है या कोई और चीज़ है, उसका फैब्रिक जो है वो मोटा होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है। उसके बाद आप दुपट्टे को ऐसे देखो, इसमें सीधे लाइट आ जाती है, ठीक है, लाइट आती है कि नहीं, पुट्टू में देखो स्वेटर में नहीं आई, क्यों? वो डेंस बहुत है, उसका जो धागा है दुपट्टे का वो बहुत पतला होता है, लेकिन जो स्वेटर का धागा होता है वो बहुत मोटा होता है, ठीक है। यही पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और उनको हम जांचते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है,
ठीक, वही होता है यहाँ पे वेट पर स्क्वायर मीटर, थिकनेस, एंड स्पिक्स, श्रिंकेज, थिकनेस, ये सारे के सारे पैरामीटर देखे जाते हैं, तब जाके आप यू कैन से दैट दिस इज द क्वालिटी शॉल एंड दिस इज द पुअर क्वालिटी शॉल। समझा रहे मेरी बात? इसमें देखा जाता है। तो हमने एक बार स्टडी किया था, स्टडी में हमने देखा था पश्मीना शॉल जो हमने हैंड स्पिनिंग की, तो इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स जिनकी मैंने बात की, काउंट किया, टेक्स, ट्विस्ट, नंबर ऑफ फाइबर्स, ब्रेकिंग स्पीड, एलोंगेशन। काउंट आपको मैं थोड़ा सा एक समझाऊं, काउंट किसको बोलते हैं? हाँ, है ना, ये नॉर्मल, मोटा। ये 60 मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस 60? 60 होता है आपको 1 ग्राम पश्मीना से आप जब स्पिन करते हो यार्न, ये बनता है 60 मीटर्स का लंबा यार्न बनता है। गॉट ए पॉइंट? 1 ग्राम पश्मीना को जब स्पिन करोगे, इट विल गिव अस 60 मीटर्स ऑफ यार्न। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आपको मैं बोलूंगा कि 30 इज अ काउंट, तो अब वो क्या हुआ? वो हुआ आप 1 ग्राम से उसी 1 ग्राम से ओनली 30 मीटर्स स्पिन करते हो। अब मोटा यार्न कौन सा हुआ, पतला यार्न कौन सा हुआ? दो चीजें हैं आपके पास, ये एक पश्मीना का ग्राम, एक पश्मीना का ग्राम। इस एक पश्मीना ग्राम से जब स्पिनिंग करते हो, आपका धागा बनता है 60 मीटर लंबा। इस पश्मीना से, इसी पश्मीना से जब स्पिन, ये बनता है 30 मीटर्स लंबा। फर्क कहाँ पे? 60 वाला ज्यादा पतला है। हाँ, 60 वाला पतला है, 30 वाला मोटा है। ठीक है, तो जितना काउंट ज्यादा होगा उतना हमारा यार्न ठीक होता है। समझ आ गई मेरी बात? अब अगर ज्यादा पतला बन गया, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, कटने का खतरा है, तो वो भी देखना है। तो वो हम देखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के टाइम पे। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? ये 44 ग्राम क्या है यहाँ पे? 44 ग्राम का मतलब हुआ ये आपका धागा 44 ग्राम वजन विथस्टैंड करेगा। एक हम लाएंगे वेट होता है ना वजन, जिसमें हम सब्जी वगैरह जो लाते हैं, कुछ लाते हैं, उसको एक परमानेंट से बंद करेंगे, धागे को ऐसे रखेंगे, 44 ग्राम तक ये धागा इस लोहे के चीज को पकड़ पाएगा। अगर 45 ग्राम का डालेंगे वो कट जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? वो धागा कितने ग्राम का वजन पकड़ सकता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसीलिए हमने बोला ग्राम फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। वो 44 ग्राम तक ये कटेगा नहीं, जब 44 ग्राम को क्रॉस करके कटेगा। इससे हमको स्ट्रेंथ पता चलती है आपके धागे की। अगर पश्मीना के धागे की ये हाल है, वूलन का क्या होगा? वूलन का ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि मोटा होता है ना और स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर पश्मीना। तो ये चीजें हमारे पास चलती। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव डन। तो ये हैंड स्पिनिंग की क्वालिटीज क्या है? इसी तरह से जब फैब्रिक की हमने हैंड स्पिनिंग देखी, तो हमने देखा कि जीएसएम का 84 ग्राम्स के एवरेज में आता है। थिकनेस देख लो, 1 mm से भी कम। 1 mm कितना होता है? स्केल देखिए, रूलर देखिए, स्केल में होता है बड़ा वाला ये डंडी, वो 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डंडियां होती हैं, 1 mm की डंडी होती है। वो कितनी? तो आपकी पश्मीना शॉल की थिकनेस उससे भी कम है, 0.39 mm। समझ आ गई मेरी बात? इतना डेलिकेट, इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ आपका हैंड स्पिनिंग वाला शॉल बनता है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ये बाकी जो चीजें यहाँ पे देख लो। इसके बाद बेंडिंग लेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात छोड़िए, भी आ गया। हाँ थोड़ा, तो ये भी एक और प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, साइडोफॉसिस को बोलते हैं। कैसे करते हैं इसको, बेंडिंग प्रॉपर्टीज कैसे हैं, कंप्रेशन कैसा है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, इसमें हम थोड़ा सा जाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोटा कर रहा हूँ इसमें। तो कैसे है, क्या है। अब देखो, ये एक और स्टडी हमने की थी जिसमें हमने देखा, जब हमने ढेरिंग की, एक तो हमने मैनुअल ढेरिंग की। मैनुअल ढेरिंग मतलब क्या हुआ? हाथ से, जो मैंने अभी लड़की दिखा रहे, हाथ से निकाल रही थी गाड़ियाँ। दूसरा हमने मशीन में किया। तो जब हमने कंपेयर किया, what we got the comparative quality of these two types of fibers। आप देखो वहां पे उस साइड में जो लिखा है मैनुअली डिहर्ड, यहाँ से लिखा है मशीन डिहर्ड। आप देखो फाइबर डायमीटर में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है फाइबर डायमीटर में, लेकिन लेंगे देख लो आप, आपका जो मैनुअली डिहर्ड वाला फाइबर है ना, वो 60 mm के आसपास आता है, लेकिन जो आपका मशीन डिहर्ड वाला आता है वो ओनली 49 वाला आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मशीन में ब्रेकेज हो गई, मशीन में
ब्रेकेज हो गई, तो आपकी लेंथ कम हो गई फाइबर की, ये सबसे बड़ा इफेक्ट आ जाता है आपके फिर कपड़े पे। ठीक, उसके बाद देख लो बंडल स्ट्रेंथ। बंडल स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बोला अभी, यानी कि कितना वजन स्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये बंडल स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट ब्रेकिंग द सर्फेस। बंडल में होता है एक फाइबर का गुच्छा लेते हैं, उसको फिर हम देखते हैं वजन कितना पकड़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पकड़ सकता है, ये ग्राम पर से डिफरेंट। तो 10 देख लो, 10 यहाँ पे देखो 9.03, वो यानी कि स्ट्रेंथ आपकी 10% कम हो रही है। जब आप मशीन डिहेलिंग करोगे आपके फाइबर की स्ट्रेंथ वहीं पे 10% कम हो रही है, ये बड़ी बात है। ठीक है ना। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तकरीबन 10-15% कम हो रही है। ठीक है, अब देखो फाइबर, ये आपको पश्मीना फाइबर है। ऊपर वाला फाइबर क्या है, हैंड डिहेलिंग वाला। अब देख लो इसमें स्ट्रक्चर में कोई फर्क आ गई है, लेकिन आप नीचे वाला देखो, डैमेज देखो कितना हुआ है। वो सिंपल यूजिंग डिशेयरिंग मशीन ऑफ दैट है ना, जो आपके यहाँ पे चांगथांग, वो आल चांगथांग ग्रोज एसिड वाली, जो वो करते हैं तो असर कितना पड़ता है। वो दैट मीन्स हमने तो अपने आप को फायदा पहुंचाया कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, मशीन में डाल दिया हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है कि नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्या किया, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब क्लियर देख लो ना, ये क्लियर आपको इसको बोलते हैं अयान है, हर एक चीज आप देख लो क्या है। एक और स्टडी हमने की थी कि शॉल्स को, हाँ फिर हमने कंपेयर किया ये जो यार्न धागा जो हमने बनाया हैंड स्पिनिंग से और मशीन स्पिनिंग से, इसमें क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो हैंड स्पिनिंग वाला धागा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू मशीन स्पिनिंग वाला। अगेन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे ये चीजें आ रही, बिकॉज मशीन का जो मसला है, जो सर ने बोला उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 60 grams, 60.9 grams, and then 56.2 grams. फर्क आ रही है ना। So once we are putting the fibers to machine processing, what is happening to the yarn quality and as compared to traditional, उसमें क्या फर्क आ रही है, bending length क्या है, friction क्या है, इनकी इधर में जाऊंगा नहीं ज्यादा, काउंट क्या होता है। These are the things what we are getting. Then हमने हिमाचल का एक स्टडी किया, हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा काम था, तो हमने देखा, हमने यार्न बनाया बहुत चीजों से। हमने तकली से यार्न बनाया, जो हिमाचल में ट्राइबल बनाते हैं ना, जहाँ पे लद्दाख में भी आपको बनाते, चांगथांग में बनाते तकली से, तो हिमाचल में भी ऐसे ही तकली इस्तेमाल करते हैं। हमने गांधी चरखे से इस्तेमाल बनाया, जो अभी सर ने गांधी चरखा दिया, उसको हम नॉर्मली गांधी चरखा ही बोलते हैं। उसके अलावा ब्रिटिश चरखा भी एक था। उसके बाद मशीन में डाल दिया, या बनाया धागा, लेकिन उस वक्त कैरियर फाइबर डाल दिया हमने, पीवीए क्या डाल दिया, पीवीए। एक और बनाया मशीन पे, उसको हमने नायलॉन डाल दिया। तो 5 किस्म के यार्न्स बनाए, ठीक है, 5 तरीके से बनाए। तो फिर हमने देखा इसमें क्वालिटी क्या है। क्वालिटी अगर देखो यहाँ पे सारा दिया हो, आप देख लो कितनी फर्क पड़ रही है। गांधी चरखा में देखो स्ट्रेंथ कितनी है, 301। समझ आई मेरी बात, 301 ग्राम वजन वो यार्न पकड़ सकता है बिफोर ब्रेकिंग। समझ आ रही मेरी बात। अब और पीवीए वाले में देखो, उसमें तो नायलॉन ऑब्वियसली होगा तो ज्यादा ही ठीक होगा, लेकिन तकली वाले में भी कम है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसको हमने स्टडी किया, इसमें हमने देखा क्वालिटी कहाँ पे खराब हो रही। उसके बाद हमने एक और स्टडीज की जिसमें हमने शॉल बनाए। क्या बनाए, लूम्स, डिफरेंट लूम्स बनाए। पहला वाला देखो, हैंड स्पिन ट्रेडिशनल लूम, यानी कि यार्न को हमने हैंड स्पिनिंग की, उसके बाद ट्रेडिशनल लूम पे चढ़ा दिया। ठीक है, जो आपको एजाज भी दिखा रहा है, हैंड स्पिन भी कर रहा है और लूम भी दिखा रहा है। दूसरा हमने हैंड स्पिन और वूलन लूम पे डाल दिया। तीसरा हमने हैंड स्पिन और मशीन स्पिन और ट्रेडिशनल लूम पे डाल दिया। और चौथा हमने मशीन स्पिन और वूलन लूम पे डाल दिया। इनकी क्वालिटी भी हमने कंपेयर की। ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, डाटा पे मैं नहीं जाऊंगा। वेट को मैंने आपको बोल दिया, व्हाट इज वेट है कि नहीं, जीएसएम जिसको हम बोले। थिकनेस भी मैंने आपको बोल दिया कितना मोटा बनता है शॉल वगैरह। एंडस एंड पिक्स कितने आते हैं, एंडस मतलब वो कितने धागे आपके फैब्रिक में आते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एक कपड़ा ले लो, ठीक है, एक कपड़ा ले लो, दिस वन पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ कैसे बनता है, यहाँ देखिए, पहले इसमें ऐसे धागे लगे होते हैं, सॉरी ये आपका पीस है कि नहीं, ठीक है, पहले इसमें ऐसे धागे लगे होते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, कल सर बोलेगा, ठीक है। उसके बाद हम धागे लूम पे चढ़ा देते हैं, लूम पे
ये वाला चीज हम लूम पे चला देते हैं, उसके बाद हम इसमें धागे ऐसे डालते हैं ना, डालते हैं। तो ये भी आपके कपड़े की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितने धागे को आपने ऐसे डाले, कितने धागे आपने ऐसे डाले। अभी मैंने आपको बोला दुपट्टे की बात मैंने की, उसमें अगर आपको लाइट नजर आ रही है इसका मतलब इसमें ऐसे 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 धागे कम है, ऐसे ऐसे भी कम है। पुट्टू को देखो उसमें बहुत सारे धागे टाइट होते हैं, या कोई और कपड़ा जीन आपका नहीं, ये कपड़े टाइट होते हैं तो आपको नजर कुछ नहीं आ रहा है। तो दिस द थिंग, ये भी एक क्वालिटी पैरामीटर। इसमें एंडस, इनको बोलते हैं एंडस, धागों को बोलते हैं एंडस, और इन वाले दो धागों को बोलते हैं पिक्स। एंडस और इन वाले धागों को क्या बोलते हैं, पिक्स। ये है एंडस वाले धागे, ये पिक्स वाले धागे, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने धागे एंडस वाले हैं, कितने पिक्स हैं, ये क्वालिटी पे बड़ा असर कर डालता है। उसके बाद एंडस होता है वार जो लॉन्ग वाले, हाँ लॉन्ग वाले जो पहले लूम से चढ़ाने से पहले हम बनाते हैं असेंबली, उसको उन धागों को, अलग अलग धागों को हम एंडस बोलते हैं। एंडस, ENDS, हाँ वार वाले धागे ऐसे ऐसे। फिर जब लूम पे ऐसे डालते हैं इनको हम बोलते हैं पिक्स, ठीक है। हाँ तो वेफ्ट में जो डालते हैं, आपको तो पता है वार वेफ्ट आपको पता है। तो ये इसमें हम फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग देखते हैं कैसी, वो भी हमने देखी, वो मैंने आपको, आप प्रेजेंटेशन अपने पास रख लीजिए, आपको सारा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ हमारे काम करने के तरीके पे, प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी जो हम अडेप्ट करते हैं उस पे, उसकी वजह से हमारे धागे और हमारे फैब्रिक पे कितना असर पड़ता है। ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स मैंने आपको बोला, दूध की मैंने बात की, हम जो उसमें दूध गाय से आता है तो हम देखते हैं कि मोटा कितना है, पतला कितना है, तो वही हमारा क्वालिटी पैरामीटर होता है। यहाँ पे हमारे को ये पैरामीटर्स हैं। फिर इसके बाद हमने बेंडिंग प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद हमने फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज देखी, सारा का सारा। उसके बाद हमने देखा एब्रेशन। एब्रेशन मतलब हुआ जब हमने कोई कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं, फिर जब उसको इसके साथ लग गया मुझे कपड़ा, व्हाट विल हैपन टू दैट, घिस जाता है, घिसता है ना कपड़ा। जब पहनते हम जीन पहनते हैं तो एक साल के बाद ये घिस जाता है किसी जगह, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एब्रेशन। अब जो आपका क्वालिटी अच्छा होगा कपड़े का तो इट विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, ये कम घिस जाएगा, लेकिन अगर खराब वाला होगा तो वो जल्दी घिस जाएगा। तो वो भी हमने देखा किस शॉल, किस लूम पे, किस कौन सा यार्न करने में क्या होता है। इसके बाद टोटल हैंड वैल्यू, टोटल हैंड वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आप हाथ में ले लो कोई फैब्रिक, व्हाट यू विल फील, either you will feel that this is smooth fabric or you will feel this is rough fabric, उसको हम बोलते हैं टोटल हैंड वैल्यू। क्या बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं हैंडल, यानी कि बाय टचिंग द फैब्रिक विद योर हैंड्स, बिकॉज यू नो यू हैव फ्यू सेंसेस, आपकी कुछ सेंसेस है ना, आपकी टंग की सेंस है, टेस्ट की सेंस है, आपके देखने की सेंस है, आपके सुनने की सेंस है, ठीक है, आपके सूंघने की सेंस है, और आपकी टच की सेंस है ना। हाथ लगाते हैं ना, हाथ में भी रिसेप्टर्स है ना। ये सिमिलरली वंस आपने पश्मीना शॉल को देखा, आंख से देखा वगैरह वगैरह सारा, लेकिन जब उसको टच करते हो यू विल गेट अ फील दैट वेदर, अब आंखें बंद भी करेंगे तब भी आपको पता चले, इतना तो पता चलेगा ये सॉफ्ट है कि ये रफ है कि नहीं, बिकॉज आपके जो फिंगर टिप्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपको देख बोलते हैं कि भाई ये है क्या, ठीक है ना। सो दिस इज टोटल हैंड वैल्यू। तो टोटल हैंड वैल्यू कैसे करते हैं, हम लोगों को बिठाते हैं, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट असेसमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट असेसमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट असेसमेंट भी होती है जो मशीन से करते हैं, लेकिन लोगों से जो करवाते हैं ना उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट। मैं आपको बोलूँगा एक शॉल सभी को दे दूंगा, ठीक है, उसका सेट पैरामीटर होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बोल इसको स्कोर कर दो, 1 से लेकर 5 तक स्कोर कर दो, ठीक है। आई विल गिव यू मिल्क, ठीक है, आई विल से यू ड्रिंक दिस, ठीक है, देन आई विल से यू कि आप उसको रेटिंग दे दो, मोटा है, पतला है, क्या है, उसका स्कोर कार्ड एक बनता है। वो स्कोर कार्ड हर एक चीज में अलग अलग होता है, ठीक है, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 10 तक। तो इस पश्मीना शॉल या वूल प्रोडक्ट्स में 1 से लेकर 5 तक होता है। तो हम बोलते हैं कि फिर आप देखो, अगर आपको सॉफ्ट लगेगा आप बोलोगे ये 5 है, अगर आपको बहुत रफ लगेगा आप बोलोगे 1। तो ऑन द बेस ऑफ दैट हमने लड़ीज को ये दिए, पश्मीना शॉल दे दिए, हमने मेल्स को दे दिए, डिफरेंट किस्म के शॉल जो हमने बनवाए, ठीक है। हैंड स्पिन ऑन ट्रेडिशनल लूम, हैंड स्पिन ऑन मशीन लूम, मशीन स्पिन ऑन ट्रेडिशनल लूम, मशीन स्पिन वूल लूम। तो ये शॉल हमने दे दिए एंड वी विल फाइंड दैट हमारे को हैंड स्पिन और हैंड स्पिन वाला ये आर्म जो हमने इस्तेमाल किया ट्रेडिशनल लूम में शॉल बनाने के लिए, उसका स्कोर आ गया 4.25। कितना आ गया, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ
5, लेकिन जो वो वाले हैं उसको 2.55 आ गया स्कोर। दैट मीन्स लोगों को भी पता चला कि अपने हाथों से ही पता चला कि कौन सा शॉल अच्छा है और कौन सा शॉल खराब है। तो ये हमने रिसेंटली स्टडी की और अच्छे पेपर में जर्नल में पब्लिश हो गया। ये टेलर एंड फ्रांसिस वाला जर्नल है, अराउंड 11 पॉइंट समथिंग नास रेटिंग। तो ये भी हमने देखा कि हैंड स्पिन शॉल और मशीन मेड शॉल में क्या फर्क आ रहा है। जो पैरामीटर्स हमने अभी डिस्कस किए, एयर डेंसिटी मैंने आपको बोल दिया, थिकनेस बोल दिया, एंडस बोल दिया, पिक्स बोल दिया, ब्रेकिंग लोड भी बोल दिया, एलोंगेशन परसेंटेज बोल दिया, टेंसाइल प्रॉपर्टी, ये सभी के सभी पैरामीटर जो हमने किए, तो वी कुड रीच द कंक्लूजन दैट हैंड स्पिन yarn, using hand spun yarn on a traditional loom, going for the weaving on a hand looms, we are getting a better quality shawls without any intervention, any chemicals, without any intervention, any machine. We are getting a very good shawls. And then see this again, मैं ये दिखा रहा हूँ, this is same image. These all images are from the hand spun yarn, hand spun fabric shawls. Shawls वो shawl हैं ये जिनको हमने yarn बनाया हैंड स्पिनिंग से एंड देन वीविंग की हैंडलूम पे। आप हार्डली किसी जगह देखोगे एक्सेप्ट फ्यू प्लेस जहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसको देख लो, दिस इज मशीन मेड। आप देखो डैमेज कितनी है फाइबर की, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस हाउ मेनी डैमेज फाइबर्स आर damaged. Why damaged? Can somebody tell me in light of this Dr. Sarfraz lecture? बोलिए। हाँ, पहले मशीन टेयरिंग की, वहाँ पे मशीन पे घसाई हो रही है, ये फाइबर्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग नायलॉन से करते हैं, फिर से स्पिनिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर उसको निकाल के हम एसएल में डुबो देते हैं, फिर उससे निकाल के हम अल्कली में डुबो देते हैं। What will happen? Shawls get damaged by this, and obviously you will see that what will happen to the what will be the fate of this kind of shawl? This will be highly deteriorated. So what will happen? So we are not saying that कि आप मशीन स्पिन मत बनाओ, मशीन की यार्न मत बनाओ, लेकिन enforcement of the quality standards, we have to maintain the standard. We have to say that this is a hand spin, this is a machine spin, this is a hand woven, this is a machine woven, this is a pure pashmina, this is a blended pashmina. समझा मेरी बात? Once we will say this thing, आप कस्टमर को भी धोखा नहीं दोगे और अपने आप को भी धोखा नहीं दोगे। समझा मेरी बात? What will be the fate of that? ईमानदारी की बात करेंगे, what will be the fate of that? No doubt, a pashmina manufacturer will deceive a person saying that this is a machine-made shawl, selling it this is a handmade shawl, selling it to more than 10,000 rupees, जबकि उसकी कीमत 3,000 रुपये है, ठीक है? 7,000 तो उसने कमाई, लेकिन ultimately what will be the fate? Nothing. For the time being, he will say that मैंने इसको धोखा दे दिया। खुश हो जाता है कभी कभी कोई बस, मैं तो कश्मीर में हम बोलते उसको, मैं तो मुझे आया इसको डिसीव करना, मुझे आया इसको डिसीव करना, इसको पता ही नहीं चला मैंने इसको यही कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली कोई है ना ऊपर जो देखता है, ठीक है ना, कोई तो है ना ऊपर जो देखता है। So the deceive, we should not have this kind of attitude to deceive somebody. Okay यार, ठीक है, 1,000 रुपया और चढ़ा दो, लेकिन कम से कम उसको बोलो this is a machine made, this is a hand made, this is hand spun, this is machine spun. So what we will be doing? So how I will conclude my lecture? Machine processing leads to deterioration in the overall quality of globally recognized pashmina products. Okay, ये पता ही है. Traditional practice of needs to be preserved to sustain the pashmina shawlness. उसको preserve करना है. हम बोलते हैं जानवर जो हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ना, क्रॉस ब्रीडिंग हम हमारे कश्मीर में तो ज़्यादा ये गाय में ये चलता है, जर्सी चलता है, एचएफ चलता है, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। इंडिजिनस जो लाइफ स्टॉक था उस काम कर, क्यों काम करते हैं? बिकॉज वो दूध कम देती है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्रॉस ब्रीडिंग, गाय 30 kg दूध दिन में देती है, वो देती है 2 kg, तो क्यों रखेंगे हम? तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उसको एचएफ क्रॉस बना देते हैं और फिर हॉलिस्टिन फ्रीज। यहाँ भी आप कुछ करते होंगे, आपको भी कोई क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली, लेकिन उसके साथ साथ हमारा साइंस बोलता है जो इंडिजिनस गाय है उसको प्रिजर्व करो, ठीक है ना? इंडिजिनस गाय को भी प्रिजर्व करो, उसको मत खत्म करो, ये हमारा साइंस बोल रहा है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप करो मशीन स्पिनिंग करो, मशीन प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट को भी प्रिजर्व करो, ठीक है? ये मकसद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का है कि, या मैंने रिसेंटली श्रीनगर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ पे भी हमारा यही मकसद है कि जो हमको आपका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उसको जाने मत दो, उसको भी हाथ में रखो। तो क्योंकि कल को 10 साल 20 साल के बाद पता होना चाहिए कि
कोई जानने वाला होना चाहिए कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमारी ये थी। उसके अलावा इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्निक्स इज इनएविटेबल, ये जरूरी है, आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ठीक है। देन लास्ट में बोल रहा हूँ मशीन प्रोसेस प्रोडक्ट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस, वो हमको जरूरी करना है। तो दिस इज द थिंग। सो द थिंग इज दैट what is the effect of machine processing on the quality of fiber, on the quality of yarn and on the quality of fabric? ये आपको मैंने दिखा दिया, और सारा in terms of photographs भी दिखा दी, in terms of tables भी दिखा दिया, parameters मैंने आपको समझा दिया। But ultimately what is our objective? Our objective is that we should go for this, we should label the things and we should enforce that so through some agencies enforce करना है, जिसके बारे में अभी काम बहुत चल रहा है कि कहाँ पे लैब लगनी चाहिए, जहाँ पे सर्टिफिकेट हो जाए, मिले प्योरिटी के बारे में सर्टिफिकेट मिले। तो दैट इज हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन। और थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। जी, एनी क्वेश्चन? Any question? सर ये हैंडमेड और मशीन मेड में कैसे पता चलेगा सर, जब शॉल खरीदेंगे तो? मार्केट में पता लग सकता है सर। बाय फिजिकल अपीयरेंस उसमें मैं बोलूँगा इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि लैब में करते हैं। जैसे कि वहाँ पे कश्मीर में हमारे पास ISCT लैब है, वो देखते हैं। जैसे आपको मशीन स्टिचिंग में यूनिफॉर्मिटी मिलेगी यार्न की, उसमें एक भी मोटा किसी जगह होगा ही नहीं, ना तो पतला होगा, यूनिफॉर्म मशीन में। तो जब हैंड स्पिनिंग वाला होगा उसमें थोड़ा सा इधर उधर फर्क होता है, इससे पता चलता है ये हैंड स्पिनिंग। मशीन कभी गलती नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं? मशीन में हमने डाल दिया, मुझे ये काउंट वाला यार्न चाहिए, वो गलती नहीं करेगी। ठीक, समझ आ रही मेरी बात? ये एक फर्क पड़ता है। आप जब शॉल को देखते हो, आपको शॉल देखने के बाद भी पता चलेगा कि यहाँ पे किसी जगह अनइवननेस है, किसी जगह कोई चीज़ है। तो क्लियरली आप सब ये बोलते हैं कि दिस इज ना, उसको क्या बोलते हैं, आपकी जो मशीन स्टिचिंग वाला शॉल होगा उसका वजन बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज आपने उसमें पहले नायलॉन डाल दिया, फिर नायलॉन निकाल दिया, वो जगह कहाँ जाएगी, वो वजन कहाँ जाएगा, वो तो कम हो गया है। आप उसमें इस ऐसे रखोगे, आपको नजर आएगा इसमें गैप्स बहुत हैं, ठीक है ना, लाइट वहाँ से चली जाती है। तो ये भी कुछ पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जो सॉफ्टनेस तो आपको मशीन से ज़्यादा सॉफ्टनेस मिलेगी। अभी हमने जो बोला आपको, उसने सॉफ्टनेस डाला हुआ होता है और तो ज़्यादा सॉफ्टनेस मिलेगी। क्यों? आपको बस वो अप्लाई ही करते हैं सॉफ्टनर। सिल्का इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस, जिसको आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी सॉफ्ट शॉल। तो बट देयर आर सम, दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर ऑलवेज आस्किंग फॉर द लैब्स। आपको लैब होनी चाहिए जहाँ पे आप कोई भी टेस्ट करवा सको। और जो IISCT में यही काम आजकल करते हैं, वहाँ पे एक अलग सेल है पश्मीना बिजनेस में। क्या प्राइस में तो बहुत, प्राइस में तो ह्यूज डिफरेंस है। यू नो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, इसमें इनपुट कहाँ लग जाता है। पश्मीना वही है, पश्मीना की रेट तो चेंज नहीं होगी ना, पश्मीना भी उसमें वही लगता है, इसमें भी लगेगा। लेकिन जो लेबर चार्ज आते हैं ना, स्पिनिंग वाले लेबर चार्ज वो बहुत आ जाते हैं। किसमें? हैंड्स, इसमें तकरीबन 3-4 हज़ार के लेबर चार्ज स्पिनिंग में ही आ जाते हैं। लूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3-4 हज़ार का मसला है, और मशीन जो आपको वहाँ से लुधियाना से वो यार्न लाते हैं मशीन वाला, वो कुछ रुपयों का तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ से लेबर चार्ज 3,000 चढ़ता है, 4,000। मैं उसी की तरफ कर रही। तो ऑब्वियसली आपको प्लीज, आई एम फिनिशिंग दिस। तो आपको मोटा मोटा 7-8-4-5 हज़ार का तो कम से कम फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ये 4,000 भी अपनी जेब में डाल देते हैं, बोलते हैं कि ये दिस इज हैंडमेड, जो कि नहीं होता है। तो ये अपने ये 4,000 जो कस्टमर को फायदा होना चाहिए, लेकिन ये खुद जेब में डाल देते हैं। अब इसमें यही फर्क, यही चीज थी कि लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईमानदारी से बंदा ठीक होगा, या एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी जो उसको लेबलिंग करवाएगी प्रॉपरली कि दिस हैंडमेड, दिस मशीन मेड, तो हर एक चीज के लिए मार्केट है। आप लाते हो चावल, ठीक है, कोई लाता है 100 रुपए केजी वाला चावल, हम लोग लाते हैं 10 रुपए वाला चावल, है कि नहीं, केजी वाला चावल। को उसके लिए भी मार्केट है,
इसके लिए मार्केट है, कोई इसको मत रोकेगा। अब हम अगर प्रॉब्लम करेंगे, हम 10 रुपए वाला चावल भेजेंगे 100 रुपए वाले केजी में, ये तो धोखा हुआ ना। सो मार्केट इज फॉर एवरीथिंग। मार्केट घटिया कपड़े का भी है, मार्केट ब्रांड कपड़े का भी है। अब ये है कि खरीदने वाला भी उसके लिए है, इसके लिए भी खरीदने वाला, बिकॉज हर एक की इनकम अपने तरीके से होती है, हर एक की चॉइस अलग तरीके से। बट अब ये भी कि हमको एक तो क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, जहाँ पे ये लोग बोल सके कि ये कपड़ा किस टाइप का, ये कपड़ा किस टाइप का, धोखा नहीं होना चाहिए। अब मैडम ने वो बोला ड्यूरेबिलिटी की बात मैंने की। प्योर पश्मीना होगा, हैंडसम, यू कैन फाइंड दिस शॉल, यू कैन रिमूव दिस शॉल फ्रॉम द ट्रंक ऑफ योर ग्रैंड मदर। 70 साल, 80 साल, 100 साल वाला शॉल भी आप निकाल के देखो, आज भी पहनोगे तो यू विल सी दैट इज अ फ्रेश शॉल, ठीक है। बट प्रोवाइडेड दैट शी हैज मेंटेन्ड दैट ना अच्छी तरीके से उसकी एक ही। लेकिन जो मैशिंग वाला होगा विल हैव अ 2-3 इयर्स लाइफ, उसके बाद ये पोछा बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स व्हिच वी आर गिविंग ड्यूरिंग द मैशिंग प्रोसेसिंग, स्पेशली एसिड वाला ट्रीटमेंट। समझ मेरी बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैशन मैशिंग और जो हमने जिसको हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैशिंग तरीके से और सब्जेक्ट तरीके से हमने उसको एसेस कर दिया, इवैल्यूएट कर दिया, जो मैंने आपको दिखा दिया, व्हिच आई शेयर्ड विद यू। आई बिलीव आई थिंक दैट इज द रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चन? सर, जो मैं यहाँ मशीन से बना के लाऊं तो मैं लूम से करो शॉल, लूम से कर तो हैंडमेड रहेगा कि मशीन? ये हैंड वोवन रहेगा, बट इट विल नॉट बी हैंड स्पन। देयर आर डिफरेंट नेम्स। नेम इज लाइक दिस, हैंड स्पिन, हैंड वोवन, ठीक है। एक नेम ये है हैंड स्पिन, मशीन स्पिन, हैंड वोवन, ठीक है। मशीन स्पिन, मशीन वोवन, तो ऐसे नाम बनता है। सो वंस यू लेबल इट, इफ यू लेबल इट दैट दिस इज अ मशीन स्पिन एंड हैंड वोवन, इसकी रेट अलग आ जाएगी। जब आप लेबल करोगे इट इज अ हैंड स्पिन एंड हैंड वोवन, इसकी रेट अलग हो जाएगी। तो दैट्स द रीजन दैट वो रेट का जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो यू नीड टू टेल द कस्टमर एक्चुअल थिंग, दिस द रेट, ठीक है। सो कस्टमर को स्पेशली धोखा नहीं लगना चाहिए, और अल्टीमेटली हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो दैट इज हमारा ये चरखा, ये दिस हैंड स्पिन, और उसके बाद जो लूम आप बनाते हो वहां पे वो लूम, दैट इज हैंड वोवन। सो योर शॉल विल बी हैंड स्पिन, हैंड वोवन। व्हाट इज पॉइंट? If the shawl is handmade, हाँ। तो पूरा spinning and weaving पूरा हाँ। If it is एक स्टेप इसमें अगर मैशिंग वाला होगा, you need to mention this. Hand spun या machine spun, hand woven. You need to mention it. This is not, then we will not call it as hand made pashmina shawl. तो GI जो कश्मीरी शॉल को मिला वो भी इसी चीज को मिला है कि hand spun, hand woven. ठीक है? एक स्टेप के लिए, दोनों स्टेप के लिए। हैंड वूवन में फाइननेस उतना ही आता है। हैंड वूवन में तो वैसे है, लेकिन इसके बाद जो शॉल बनाया ना आपने मशीन स्पिन कर दिया, उसमें नायलॉन ऐड कर दिया, ठीक है ना, नायलॉन ऐड कर, तो आपने शॉल बना दिया। शॉल बनाने के बाद ये शॉल डिप करते हैं एससीएल में 5% या समथिंग डिप करते, ऑब्वियसली इफेक्ट तो उसमें पड़ेगा, वो जल जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम चलाते हैं काम 2 साल 3 साल के बाद कहाँ उसका निकलेगा टाइम, क्योंकि जो इफेक्ट एसिड से हो गया वो हो गया। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी से दैट इफ इट इज अ हैंड स्पिन, बिकॉज रेट पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। अगर मशीन लूम पावर लूम पे भी चढ़ाओगे ना और यहाँ पे हैंडलूम पे चढ़ाओगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन फर्क पड़ता है स्पिनिंग वाले में, ठीक है ना, ये फर्क पड़ता है। तो अगर 3,000 वाला शॉल यहाँ से मशीन स्पिन वाला और मशीन मेड वाला यहाँ से कम 10,000 में होना चाहिए वो वाला, तो फर्क कितना भी पड़ेगा। I hope I have done justice to my lecture. Anything else? I believe it's okay. Thank you so nice of you. Thank you for patient listening. और कल फिर से मुलाकात करेंगे।